अपने यूट्यूब चैनल अपर्णा जीएस क्लासेज में। तो आइए फ्रेंड्स, करंट अफेयर की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए पहला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग का उद्घाटन किस शहर में किया जाएगा? तो राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग का उद्घाटन देखते हैं। तो राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग का उद्घाटन 30 अप्रैल को रांची में किया जाएगा। इसका आयोजन 30 अप्रैल से 10 मई तक किया जाएगा। 30 अप्रैल से 10 मई तक राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग का आयोजन रांची में किया जाएगा। वहीं हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड, मध्य प्रदेश, बंगाल, मिजोरम, मणिपुर और उड़ीसा पुणे में सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप में 8 क्वार्टर फाइनलिस्ट लीग के पहले फेज में प्रतिस्पर्धा करेंगे। यह लीग देश में उभरते हुए खिलाड़ियों को अपने कौशल को निखारने का अवसर प्रदान करेगी। तो इस प्रकार से जो पहले का राइट आंसर होगा वह होगा रांची। रांची यहाँ पे राइट आंसर होगा। रांची झारखंड में है। कहाँ पे? झारखंड में। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय नौसेना हाफ मैराथन का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो भारतीय नौसेना हाफ मैराथन का आयोजन देख सकते हैं यहाँ पे। भारतीय नौसेना 6 अक्टूबर 2024 को दिल्ली में हाफ मैराथन दौड़ के आयोजन किए जाने की घोषणा की है। किसने की है? भारतीय नौसेना ने की है। कहाँ पे? दिल्ली में। तो यहाँ पे देख सकते हैं 6 अक्टूबर को इसका आयोजन किए जाने की घोषणा की गई है। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य नागरिक समाज के साथ नौसेना के संबंधों को मजबूत करना है और रक्षा में नौसेना की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जागरूकता फैलाना है। वहीं नौसेना प्रत्येक वर्ष मुंबई, विशाखापत्तनम और कोच्चि में इस तरह का आयोजन करती है। तो इस प्रकार से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नई दिल्ली। जो भारतीय नौसेना है यह हाफ मैराथन का आयोजन 6 अक्टूबर 2024 को दिल्ली में आयोजन करने की घोषणा की है। तो इसका राइट आंसर होगा नई दिल्ली। तो अगला प्रश्न चलते हैं। भारत के पहले प्राइवेट सब मीटर रिजोल्यूशन सर्विलांस सैटेलाइट का किसने लॉन्च किया है? तो यहाँ पे देख सकते हैं टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड ने किया है इसका आयोजन। तो आइए देखते हैं। टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड टीएसएल ने भारत के पहले निजी तौर पर निर्मित सब मीटर रिजोल्यूशन सर्विलांस सैटेलाइट टीएसटी-1A टीसैट-1A को लॉन्च किया। टीएसएल ने सैटेलाइट के साथ मिलकर 7 अप्रैल को स्पेस के फाल्कन 9 रॉकेट की मदद से कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से इसे लॉन्च किया है। इसका जो सही आंसर होगा टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। भारत ने विदेशी सिटवे बंदरगाह को संचालित करने का अधिकार हासिल किया है। यह किस देश में है? तो भारत ने विदेशी सिटवे बंदरगाह को संचालित करने का जो अधिकार है यह कहाँ से? तो म्यांमार से इसको यहाँ पे देख सकते हैं जो अधिकार हासिल किया है यह म्यांमार से है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट होगा। म्यांमार स्थित सिटवे बंदरगाह पोर्ट को अब भारत द्वारा संचालित किया जाएगा। ईरान के चाबहार पोर्ट के बाद यह दूसरा विदेशी पोर्ट है जिसका संचालन भारत करेगा। कालादान नदी पर स्थित इस पोर्ट के संचालन को संभालने के लिए इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल आईपीजीएल के एक प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। तो कालादान नदी कहाँ पे स्थित है? तो देखेंगे यहाँ पे कालादान नदी इस पोर्ट के संचालन को यहाँ पे म्यांमार में स्थित है। यहाँ पे देख सकते हैं म्यांमार में स्थित सिटवे बंदरगाह जो है अब भारत द्वारा संचालित किया जाएगा। ईरान के चाबहार पोर्ट के बाद यह दूसरा विदेशी पोर्ट होगा जिसका संचालन भारत करेगा। कालादान नदी पर स्थित इस पोर्ट मतलब सिटवे बंदरगाह जो है सिटवे पोर्ट यह कालादान नदी पर स्थित है म्यांमार में। तो इसके यहाँ से स्ट्रेटेजी के भी बन सकता है। आगे देखेंगे। शक्ति संगीत और नृत्य का महोत्सव शक्ति संगीत और नृत्य का महोत्सव का आयोजन किसके द्वारा किया जाएगा? संगीत नाटक अकादमी, वैश्विक संगीत संस्थान, स्वर्ण भूमि संगीत अकादमी, आईफा। संगीत नाटक अकादमी 9 से 17 अप्रैल तक देश के 7 अलग अलग शक्तिपीठों में शक्ति संगीत और नृत्य का जो नृत्य का महोत्सव है इसका आयोजन करेगा। तो कौन करेगा? संगीत नाटक अकादमी, ऑप्शन नंबर ए इज राइट होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं संगीत नाटक अकादमी 9 से 17 अप्रैल तक देश के 7 अलग अलग शक्तिपीठों में शक्ति संगीत और नृत्य का महोत्सव का आयोजन करेगा। शक्ति उत्सव का शुभारंभ गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर से शुरू हो रहा है। कहाँ से? गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर से शुरू हो रहा है। संगीत नाटक अकादमी प्रदर्शन कला की राष्ट्रीय अकादमी और संस्कृत मंत्रालय द्वारा और भारत सरकार की एक स्वायत्त संस्था है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में विप्रो ने किसे कंपनी का सीईओ और एमडी नियुक्त किया है? तो यहाँ पे देख सकते हैं विप्रो ने हाल ही में श्रीनिवास पल्लिया, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। विप्रो ने हाल ही में श्रीनिवास पल्लिया को कंपनी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ और प्रबंध निदेशक यानी कि एमडी नियुक्त किया है। उन्होंने थियरी डेला पोर्टे का स्थान लिया है। किसका स्थान लिया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, थियरी डेला पोर्टे का स्थान लिया है। श्रीनिवास पिल्लई ने भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु से पढ़े लिखे हैं और उन्होंने साल 1992 में विप्रो ज्वाइन किया था। आगे चलते हैं। आईपीईएफ द्वारा क्लीन एनर्जी इन्वेस्टर फोरम का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी आईईपीईएफ सिंगापुर में क्लीन एनर्जी इन्वेस्टर फोरम का आयोजन करेगा। कौन करेगा? तो यहाँ पे देख सकते हैं सिंगापुर में। ऑप्शन जो सही होगा सी राइट होगा। सिंगापुर में क्लीन एनर्जी इन्वेस्टर फोरम का आयोजन करेगा। आईपीईएफ को मई 2022 में लॉन्च किया गया था और वर्तमान में इसमें 14 भागीदार शामिल हैं। आईईपीईएफ क्लीन एनर्जी इन्वेस्टर फोरम आईपीएफ के तहत एक पहल है। भारत में भी आईपीएफ शामिल है।
भारत भी IPEF में शामिल है, भारत भी। तो ठीक है, यहाँ से एक स्टैटिक जीके भी बन सकता है। IEPF में पूछ सकता है कि कौन सा देश शामिल है, तो उसमें देशों के नाम भी दे सकता है, तो इसमें भारत भी शामिल है, भारत का अक्सर पूछेगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा, IPF द्वारा क्लीन एनर्जी इन्वेस्टर फोरम का आयोजन किस देश में किया जाएगा, तो यह सिंगापुर में किया जाएगा, इसका राइट आंसर होगा सिंगापुर। और भारत इसमें शामिल है, शामिल है भारत IEPF में। तो आगे चलते हैं। बरौनी गुवाहाटी पाइपलाइन के लिए गेल ने जीता 15वां CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार। गेल ने उत्तर पूर्व भारत को राष्ट्रीय गैस ग्रिड से जोड़ने वाली बरौनी गुवाहाटी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन परियोजना के लिए 15वां CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार जीत लिया है। गेल इंडिया लिमिटेड को बरौनी गुवाहाटी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन परियोजना BGPL में उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्माण परियोजनाओं के लिए उपलब्धि पुरस्कार श्रेणी में प्रतिष्ठित 15वें CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह परियोजना जगदीशपुर हल्दिया और बोकारो धामरा पाइपलाइन परियोजना का एक अभिन्न अंग है, जो पहली बार उत्तर पूर्व भारत को राष्ट्रीय गैस ग्रिड से जोड़कर एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। ओलंपिक चैंपियन वैलेरी एडम्स को अंतर्राष्ट्रीय इवेंट एम्बेसडर नामित किया गया। ओलंपिक चैंपियन वैलेरी एडम्स को अंतर्राष्ट्रीय इवेंट एम्बेसडर नामित किया गया। प्रतिष्ठित 60 फुटर और 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता वैलेरी एडम्स को टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज वर्ल्ड 10 के बेंगलुरु के 16वें संस्करण के लिए अंतर्राष्ट्रीय इवेंट एम्बेसडर नामित किया गया है। न्यूजीलैंड की 39 वर्षीय खिलाड़ी यकीनन अब तक की सबसे सफल महिला 60 फुट खिलाड़ी हैं। अपने 5 ओलंपिक प्रदर्शनों में उन्होंने 2 स्वर्ण पदक 2008 में और 2012 में, 1 रजत 2016 में और 1 कांस्य पदक 2020 में जीता है। एडम्स 4 बार विश्व चैंपियन, 4 बार विश्व इंडोर चैंपियन और 3 बार राष्ट्रमंडल खेल विजेता भी हैं। विशाखापत्तनम में नौसेना ट्रांसमिटिंग स्टेशन ने अपनी 55वीं वर्षगांठ मनाई है। हर साल 5 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय विवेक दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और अर्थव्यवस्था के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व बैंक समूह ने भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व डिप्टी गवर्नर राकेश मोहन को आर्थिक सलाहकार पैनल का सदस्य नियुक्त किया है। टाटा समूह की वैश्विक व्यापार और वितरण शाखा टाटा इंटरनेशनल ने राजीव सिंघल को अपने प्रबंध निदेशक MD के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है। बिल्किस मीर पेरिस ओलंपिक जूरी में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला हैं। मनसुख मांडविया की 2025 तक यूरिया आयात समाप्त करने की योजना 2025 तक मनसुख मांडविया की योजना है। पूर्व न्यायाधीश नजमी वजीरी दिल्ली वन संरक्षण समिति की प्रमुख होंगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, पूर्व न्यायाधीश नजमी वजीरी दिल्ली वन संरक्षण की समिति की प्रमुख होंगी। श्रीनिवास पिल्लई की विप्रो ने एक नई CEO के रूप में नियुक्ति की। IT दिग्गज विप्रो ने अपने CEO थियरी डेलापोर्टे के इस्तीफे की घोषणा की है। उनके स्थान पर कंपनी के निदेशक मंडल ने 7 अप्रैल 2024 से श्रीनिवास पिल्लई को नया मुख्य कार्यकारी यानी कि CEO और MD नियुक्त किया है। श्रीनिवास पिल्लई, यहाँ पे पिल्लई ऐसे लिखा जाएगा। आगे देखेंगे। पीटर पेलेग्रिन को स्लोवाकिया के राष्ट्रपति के रूप में जीत हुई है। पीटर पेलेग्रिनी की जीत स्लोवाकिया को प्रधानमंत्री फिको के रूसी समर्थक रूख के साथ और अधिक निकटता से जोड़ती है, जो पश्चिमी गठबंधनों से प्रस्थान का संकेत है। स्लोवाकिया के हालिया राष्ट्रपति चुनाव में पीटर पेलेग्रिनी विजयी हुए, जिससे प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको की सरकार का रूस समर्थक रुख मजबूत हुआ। भारत ने मालदीव के लिए आवश्यक वस्तुओं का निर्यात प्रतिबंध हटा दिया। भारत ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए मालदीव के लिए अंडे, आलू, प्याज, चावल, गेहूं का आटा, चीनी और दाल जैसी आवश्यक वस्तुओं पर निर्यात प्रतिबंध हटा दिया है। यह कदम पिछले साल नवंबर से दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण राजनयिक संबंधों के बावजूद उठाया गया। द्विपक्षीय व्यापार समझौते के तहत मालदीव को निर्यात के लिए आवश्यक वस्तुओं की निर्दिष्ट मात्रा की अनुमति दी गई। उन्हें किसी भी मौजूदा या भविष्य की निर्यात प्रतिबंध से छूट दी गई है। अनुमोदित मात्राएं 1981 में व्यवस्था की शुरुआत के बाद से सबसे अधिक है। भारतीय तटरक्षक बल ने तमिलनाडु के मंडपम में जलीय केंद्र का उद्घाटन किया। भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक राकेश पाल ने 6 अप्रैल 2024 को तमिलनाडु के रामेश्वरम के पास ICGS मंडपम में भारतीय तटरक्षक बल के जलीय केंद्र का उद्घाटन किया। महानिदेशक तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पुदुचेरी में भारतीय तटरक्षक बेस के 4 दिवसीय यात्रा पर हैं। हाल ही में कौन सा अस्पताल सफल पीजो इलेक्ट्रिक बोन कंडक्शन हियरिंग इम्प्लांट खरीदने और संचालित करने वाला देश का पहला अस्पताल बन गया है? तो यहाँ पे देख सकते हैं जो उत्तर होगा इसका कमांड हॉस्पिटल पुणे। कहाँ पे? कमांड हॉस्पिटल पुणे। तो कमांड अस्पताल पुणे ने पीजो इलेक्ट्रिक बोन कंडक्शन हियरिंग इम्प्लांट की खरीद और प्रदर्शन करने वाला भारत का पहला सरकारी अस्पताल बनकर एक मील का पत्थर हासिल किया है। देखेंगे यहाँ पे ENT विभाग ने जन्मजात कान की विसंगतियों वाले एक बच्चे और एक तरफा बहरेपन या SST वाले एक वयस्क में सफल प्रत्यारोपण किया है। अगला प्रश्न देखते हैं।
तो दोस्तों ये जो पीपीटी पे हम पूरा आंसर लिख देते हैं तो इससे ये होता है कि डिस्क्रिप्शन करने में, एक्सप्लेन करने में कोई भी कंटेंट छूटने नहीं पाता है। वैसे लिखते समय कुछ कंटेंट ऐसा होता था कि छूट भी जाता था, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं छूटने वाला है। तो दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। आइए चलते हैं दोस्तों दूसरे प्रश्न पर। फिस्कल मॉनिटर रिपोर्ट जो हाल ही में समाचारों में देखी गई, किस संगठन द्वारा प्रकाशित की गई है? फिस्कल मॉनिटर रिपोर्ट समाचारों में हाल ही में देखी गई, तो ये किस संगठन के द्वारा प्रकाशित की गई है? आईएमएफ के द्वारा प्रकाशित की गई है। बात करते हैं आईएमएफ की, तो आईएमएफ की फिस्कल मॉनिटर रिपोर्ट अमेरिका, यूरोप और उससे आगे आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए केवल औद्योगिक नीति पहलों पर निर्भर रहने के खिलाफ चेतावनी देती है। आईएमएफ के राजकोषीय मामलों के विभाग द्वारा द्विवार्षिक रूप से जारी किया गया यह सार्वजनिक वित्त रुझानों, राजकोषीय दृष्टिकोण और वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए नीतिगत निहितार्थों में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। अगला प्रश्न, देखते हैं। हाल ही में समाचारों में उल्लिखित विग्नर क्रिस्टल क्या है? तो विग्नर क्रिस्टल लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनों का ठोस चरण होता है यह विग्नर क्रिस्टल। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का ठोस चरण है। आगे देखते हैं। वैज्ञानिकों ने विग्नर क्रिस्टल इलेक्ट्रॉनों के ठोस चरण का पहला दृश्य प्राप्त किया है। यह 1934 में यूजीन विग्नर द्वारा बताया गया एक अद्वितीय इलेक्ट्रॉन आधारित पदार्थ है। यह ठोस चरण इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन के कारण बनता है। शास्त्रीय भौतिकी के विपरीत यह क्वांटम नियमों का पालन करता है। व्यक्तिगत कणों की तुलना में तरंग की तरह अधिक व्यवहार करता है। अगला प्रश्न, हाल ही में कौन सा देश समुद्री मार्गों के माध्यम से रूसी कच्चे तेल के प्राथमिक आयातक के रूप में भारत से आगे निकल गया है? तो वह चाइना है। कौन है? चाइना। तो ऊर्जा कार्गो ट्रैकर, अगर बात करें ऊर्जा कार्गो ट्रैकर वोल्टेक्सा की एक रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2024 में भारत के 1.36 मिलियन बीपीडी की तुलना में चीन ने समुद्री मार्गों के माध्यम से रूसी कच्चे तेल के प्राथमिक आयातक के रूप में भारत को पीछे छोड़ दिया है, जिसने 1.82 मिलियन बैरल प्रति लीटर जो है प्रतिदिन बीपीडी आयात किया है। जिसने 1.82 मिलियन बैरल प्रतिदिन आयात किया है, तो वह कौन है? चाइना। भारत की तुलना में अगर देखा जाए भारत ने, तो भारत 1.36 मिलियन बीपीडी की तुलना में जो चाइना है 1.82 मिलियन बैरल प्रतिदिन आयात किया है। आगे देखते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नई दिल्ली में विश्व होम्योपैथी दिवस पर होम्योपैथिक संगोष्ठी का उद्घाटन करेंगी। कहाँ पे? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू विश्व होम्योपैथी दिवस पर होम्योपैथी संगोष्ठी का उद्घाटन इन्होंने किया है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ऋण वित्त वर्ष 2024 में रुपए 5 लाख करोड़ के मील के पत्थर को पार कर दिया है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 11 अप्रैल को। विश्व होम्योपैथी दिवस हर साल मनाया जाता है 10 अप्रैल को। बजरनी बेनेडिक्टसन को आइसलैंड के अगले प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। कौन है? बजरनी बेनेडिक्टसन। आगे देखेंगे। जिम्बाब्वे ने अत्यधिक मुद्रास्फीति के बीच अपनी अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के उद्देश्य से एक स्वर्ण समर्थित मुद्रा लॉन्च किया है। किसने? जिम्बाब्वे ने स्वर्ण समर्थित मुद्रा लॉन्च किया है मुद्रास्फीति के बीच अपनी अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के उद्देश्य से। एयर इंडिया ने जयराज सनमुगम को वैश्विक हवाई अड्डा संचालन के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। किसने? एयर इंडिया ने जयराज सनमुगम को वैश्विक हवाई अड्डा संचालन के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। मनोज पांडा को 16वें वित्त आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। चंद्रयान 3 मिशन के लिए इसरो टीम को प्रतिष्ठित जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नोबेल पुरस्कार विजेता देखेंगे। नोबेल पुरस्कार विजेता भौतिक विज्ञानी पीटर हिग्स का 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो यह मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। अगला देखते हैं 1 से 7 अप्रैल के बीच का जो भी करंट था उसको वन लाइनर में रिवीजन देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को। और विश्व स्वास्थ्य दिवस 2024 का विषय क्या था? तो मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार यह विषय था। पेरिस में आयोजित होने वाले 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 में जूरी सदस्य नियुक्त होने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो यह थे बिल्किस मीर। कौन थे? बिल्किस मीर। आगे देखते हैं। हाल ही में खबरों में रहा फड़ीगिरी बौद्ध स्थल किस राज्य में स्थित है? तो यह तेलंगाना राज्य में स्थित है फड़ीगिरी बौद्ध स्थल। मोस्ट इंपॉर्टेंट है फड़ीगिरी बौद्ध स्थल तेलंगाना में। साल 2024 का पहला सूर्य ग्रहण कब लग रहा है जो भारत में दिखाई नहीं देगा? तो ये 8 अप्रैल को लगा, 8 अप्रैल 2024 को, लेकिन भारत में दिखाई नहीं दिया। अगला देखते हैं। चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण मिशन ल्यूपेक्स जो हाल ही में समाचारों में देखा गया किन दो अंतरिक्ष एजेंसियों के बीच एक संयुक्त मिशन है? तो इसरो और जाक्सा के बीच एक अंतरिक्ष मिशन है। नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का कहां से डीआरडीओ द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? तो उड़ीसा के तट से अग्नि प्राइम का डीआरडीओ के द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। कहाँ में पुरातात्विक उत्खनन से 5200 वर्ष पुरानी हड़प्पा बस्ती का पता चला है? तो गुजरात के कच्छ से पता चला है।
किसने वन व्हीकल वन फास्ट टैग नियम लागू किया है? तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नहाई के द्वारा किया गया है। कौन सा राज्य 69 जीआई टैग हासिल करने वाला देश का अग्रणी राज्य बन गया है? तो उत्तर प्रदेश 69 जीआई टैग प्राप्त करने वाला अग्रणी राज्य बन गया है। हाल ही में खबरों में रहा पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में स्थित है। हाल ही में किस देश ने अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ दक्षिण चीन सागर में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया है? तो फिलीपींस के साथ। फिलीपींस अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ दक्षिण चीन सागर में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया है। 16 अप्रैल से किस देश में विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन का आयोजन होगा? संयुक्त अरब अमीरात के मस्दर में 16 अप्रैल से विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन का आयोजन होगा यूएई में। बिंदिया रानी देवी ने थाईलैंड में हो रहा अंतर्राष्ट्रीय वेट लिफ्टिंग फेडरेशन कप 2024 फेडरेशन विश्व कप 2024 का कौन सा मेडल जीता है? तो इन्होंने ब्रांज मेडल जीता है। आईपीएल के इतिहास में 6 बार 200 रन या उससे ज्यादा का टारगेट चेज करने वाली टीम बनी है पंजाब किंग्स। पंजाब किंग्स। हाल ही में भारत ने कब तक परमाणु ऊर्जा क्षमता को 1 लाख मेगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है? तो 2047 तक यह लक्ष्य रखा गया है। हाल ही में 15वें सीआईडीसी विश्वकर्मा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो एसजेवीएन लिमिटेड को सम्मानित किया गया है। हाल ही में भारत, मालदीव और किस देश ने दोस्ती 16 अभ्यास आयोजित किया है? तो श्रीलंका। हाल ही में भारत, मालदीव और श्रीलंका ने दोस्ती 16 अभ्यास आयोजित किया है। हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन संकल्प किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह समुद्री सुरक्षा से संबंधित है। हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाले एकमात्र भारतीय वेटलिफ्टर कौन बन गए हैं? तो मीराबाई चानू। आरबीआई ने लगातार 7वीं बार रेपो रेट को किस दर पर बरकरार रखा? 6.50। नेशनल मैरीटाइम डे राष्ट्रीय समुद्री दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो यह 5 अप्रैल को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है। नेशनल मैरीटाइम डे 2024 का थीम क्या है? भविष्य को नेविगेट करना, सुरक्षा पहले। तो इसका मतलब नेविगेशन द फ्यूचर सेफ्टी फर्स्ट। नाटो रूस के साथ युद्ध में यूक्रेन का समर्थन करने के कितने अरब यूरो का फंड तैयार कर रहा है? 100 अरब यूरो का फंड तैयार कर रहा है नाटो रूस के साथ युद्ध में यूक्रेन का समर्थन करने के लिए। कठिया गेहूं जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला किस राज्य से संबंधित है? तो उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से। आगे देखेंगे, हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने किस स्थान पर कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी का शुभारंभ किया है? आईआईटी बॉम्बे। हाल ही में खबरों में रहा अहोबिलम तीर्थ किस राज्य में स्थित है? तो यह आंध्र प्रदेश में अहोबिलम तीर्थ। हाल ही में कहाँ की बांसुरी को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो पीलीभीत की बांसुरी को जीआई टैग प्रदान किया गया है। पीलीभीत उत्तर प्रदेश का जिला है। उत्तर प्रदेश। हाल ही में मालदीव के बाद किस देश में इंडिया आउट अभियान तेज हो गया? तो बांग्लादेश में इंडिया आउट अभियान तेज हो गया है मालदीव के बाद। मतलब यहाँ पे जिस तरह से मालदीव में इंडियन का विरोध कर किया जा रहा था, उसी तरह से बांग्लादेश में इसका विरोध तेज हो गया है। हाल ही में खबरों में रहा के स्टार क्या है? तो दक्षिण कोरिया का फ्यूजन रिएक्टर है के स्टार। भारतीय तटरक्षक जहाज का क्या नाम है जिसने हाल ही में आसियान देशों में अपनी विदेशी तैनाती के हिस्से के रूप में वियतनाम में बंदरगाह पर प्रवेश किया है? तो समुद्र पहरेदार। आगे देखेंगे, नाइसेज कार्यक्रम जो हाल ही में समाचारों में देखा गया किस संगठन द्वारा संचालित है? तो नाइसेज जो है इसरो के द्वारा संचालित है। नाइसेज पृथ्वी अवलोकन उपग्रहों का उपयोग करके जलवायु परिवर्तनशीलता की निगरानी करता है। विश्व बैंक के अनुसार 2024 में भारत का ग्रोथ रेट अनुमान कितनी फीसदी रहेगा? तो 7.5% रहेगा। 10,000 मेगावाट से अधिक रीन्यूएबल एनर्जी का उत्पादन करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी बनी है? अडानी ग्रीन एनर्जी। अडानी ग्रीन एनर्जी कंपनी बन चुकी है। आईपीएल 2024 में सबसे तेज 100 रन बनाने वाली टीम कोलकाता नाइट राइडर्स। आगे देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस इंटरनेशनल माइन अवेयरनेस डे हर साल किस दिन मनाया जाता है? 4 अप्रैल को मनाया जाता है। सेनेगल के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। ओसान सोनको सेनेगल के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। हाल ही में ओपन एआई किसके साथ मिलकर एआई सुपर कंप्यूटर स्टारगेट विकसित करेगा? तो यह माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर ओपन एआई जो है यह इनके साथ मिलकर के एआई सुपर कंप्यूटर स्टारगेट विकसित करेगा। विश्वनाथन आनंद को पीछे छोड़ देश के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए हैं? अर्जुन एरिगैसी बन गए हैं और विश्वनाथन आनंद सेकंड पोजीशन पर आ गए हैं। मियामी ओपन 2024 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? जैनिक सिनर, ये इटली के हैं, इन्होंने मियामी ओपन 2024 का पुरुष एकल खिताब जीत लिया है। राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023-24 का पुरुष टाइटल खिताब किसने जीता है? तो यह महाराष्ट्र ने जीत लिया है। हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन संकल्प निम्न में से किससे संबंधित है? तो यह समुद्री सुरक्षा से संबंधित है ऑपरेशन संकल्प। हाल ही में अब्दुल फतेह अल सीसी ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो मिस्र के राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने शपथ लिया है। कार्गो वॉल्यूम के मामले में भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा बन गया है? तो पारादीप बंदरगाह बन गया है, जो कहाँ पे है? तो यह उड़ीसा में है। पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में है।
आगे बात करते हैं, हाल ही में युवाओं को मतदान के लिए प्रेरित करने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चुनाव आयोग ने किसको शामिल किया है? तो आयुष्मान खुराना को शामिल किया है प्रचार प्रसार करने के लिए, मतदान के लिए। हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति अवार्ड से सम्मानित किया गया? मीना चंदारा को अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति अवार्ड से सम्मानित किया। हाल ही में किस देश ने फोन पे से यूपीआई पेमेंट की शुरुआत कर दी है? तो यूएई, संयुक्त अरब अमीरात ने स्टार्ट किया। हाल ही में आईएएफ ने कौन सा 10 दिवसीय युद्ध अभ्यास शुरू किया है? तो गगन शक्ति अभ्यास 10 दिवसीय अभ्यास शुरू किया गया है आईएएफ के द्वारा। कहाँ की पहली एआई आधारित फिल्म इराह का ट्रेलर और गाना मुंबई में लॉन्च किया गया है? तो यह भारत की पहली एआई फिल्म है, भारत की फर्स्ट एआई फिल्म है इराह। फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? जयश्री दास वर्मा ने पदभार ग्रहण किया है। टी20 क्रिकेट में 7,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय विकेटकीपर कौन बन गए हैं? तो ये एमएस धोनी बन गए हैं। अगर बात की जाए 7,000 रन पूरा करने वाले आठवें खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो सूर्य कुमार यादव बन गए हैं, स्काई। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 में उम्मीदवारों की आपराधिक छवि, ये आठवें खिलाड़ी हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। ये पहले भारतीय विकेट कीपर हैं और 7,000 रन पूरा करने वाले आठवें जो बल्लेबाज हैं वो स्काई हैं, सूर्य कुमार यादव। तो देखेंगे उम्मीदवारों की आपराधिक छवि का पता लगाने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? नो योर कैंडिडेट ऐप चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव आयोग 2024 में उम्मीदवारों की आपराधिक छवि का पता लगाने के लिए किया है। माता बेरी, पेरा और पचरा जिन्हें हाल ही में जीआई टैग मिला है, किस राज्य से संबंधित है? तो त्रिपुरा से संबंधित है। माता बेरी क्या है? तो यह मंदिर में परोसा जाने वाला एक प्रकार का प्रसाद है, मंदिर का प्रसाद है। और जो पचरा है, यह हस्तशिल्प कला का एक वस्त्र बनाया जाता है, हस्तशिल्प कला का पचरा। आगे देखेंगे, स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार देश का रक्षा निर्यात कितना पहुंचा है? तो 21,000 करोड़ से अधिक पहुंचा है और यह पिछले साल के अनुसार 32.5% अधिक है। मार्च महीने में रिकॉर्ड तोड़ 11.5% बढ़ोतरी के साथ जीएसटी कलेक्शन पहुंचा है, 1.78 लाख करोड़ रुपए जीएसटी कलेक्शन पहुंचा है। हाल ही में कहाँ के प्रसिद्ध सांची क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है? तो मथुरा के जीआई टैग को, सांची क्राफ्ट को, ये जो यूपी में स्थित है, इसे जीआई टैग प्राप्त किया गया है। तो यूपी में सर्वाधिक कितने जीआई टैग प्राप्त किए गए हैं? 69 जीआई टैग यूपी में प्राप्त किए गए हैं, जो कि अपने में पूरे देश में सर्वाधिक है। किसने अपना 90वां स्थापना दिवस मनाया है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपना 19 जो इस्टेब्लिशमेंट डे है उसको यहाँ पे सेलिब्रेट किया है। हाल ही में खबरों में रहा कैलिस्टो क्या है? तो कैलिस्टो बृहस्पति का उपग्रह है। हाल ही में भारत के यूपीआई लेनदेन में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? 56% की वृद्धि दर्ज की गई। हाल ही में खबरों में रहा कुंभन घाटी किस राज्य में है? तो यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। गगन शक्ति 2024 का अभ्यास हाल ही में भारतीय वायुसेना यानी कि आईएएफ द्वारा किस स्थान पर आयोजित किया गया? पोखरण स्थान पर आयोजित किया गया। पोखरण कहाँ पे है? तो पोखरण राजस्थान में है। हाल ही में समाचारों में उल्लिखित स्टारगेट क्या है? एआई सुपर कंप्यूटर है। हाल ही में किसे मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? अशोक कुमार को सम्मानित किया गया मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से। पाकिस्तान के फिर से टी20 और वनडे क्रिकेटर टीम के कप्तान बन गए हैं बाबर आजम। हाल ही में किन खिलाड़ी ने मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष युगल का खिताब जीता है? तो भारतीय खिलाड़ी रोहन बोपन्ना और ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी मैथ्यू एबडन। आगे देखेंगे, हाल ही में कौन एशिया में सबसे अधिक विदेशी फंड का आकर्षणकर्ता बना है? तो यह भारत है। 2024 में दुबई के मैडम तुसाद में किस भारतीय अभिनेता की मोम की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? अल्लू अर्जुन का। हाल ही में टाटा इंटरनेशनल ने किसे एमडी नियुक्त किया है? तो राजीव सिंघल को। और देखेंगे, अगर बात करें हाल ही में खबरों में रहा कच्चा थीवू द्वीप किन दो देशों के बीच स्थित है? तो भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और पसंद आए वीडियो तो लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए, अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शन है आपके सामने 11 अप्रैल, 12 अप्रैल, 13 अप्रैल या 14 अप्रैल। तो अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, हर साल 12 अप्रैल को मनाया जाता है। यह दिवस अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति यूरी गागरिन के सम्मान में मनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, तो ये किसके सम्मान में? यूरी गागरिन के सम्मान में हर साल यह 12 अप्रैल को मनाया जाता है। तो राइट आंसर होगा इसका 12 अप्रैल। तो 12 अप्रैल को यह मनाया जाता है और यूनाइटेड नेशन महासभा ने साल 2011 में इस दिवस को मनाए जाने की घोषणा की थी। कब किया था घोषणा? 2011 में इन्होंने, यूएन महासभा ने इसकी घोषणा की थी कि हर साल 12 अप्रैल को किसके याद में? यूरी गागरिन के सम्मान में इस दिवस को मनाया जाएगा। तो 12 अप्रैल 1961 को सोवियत संघ के यूरी गागरिन अंतरिक्ष में पृथ्वी के चारों ओर यात्रा करने वाले पहले व्यक्ति बने थे। कब गए थे ये? तो यह 12 अप्रैल 1961 को सोवियत संघ के यूरी गागरिन अंतरिक्ष में पृथ्वी के चारों ओर यात्रा करने वाले पहले व्यक्ति बने थे, 12 अप्रैल 1961 को। अगले प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन ईरान, चीन, किर्गिस्तान या भारत। तो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किर्गिस्तान
किर्गिस्तान के बिश्केक में किया जा रहा है और इस चैंपियनशिप में भारत के उदित ने पुरुषों की फ्री स्टाइल 57 किलोग्राम में रजत पदक जीता। वहीं अभिमन्यु ने 70 किलोग्राम में भारत को दूसरा पदक दिलाया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का जो आयोजन है वह किर्गिस्तान में किया गया। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, किर्गिस्तान के बिश्केक में किया गया। हाल ही में पाकिस्तानी संसद के ऊपरी सदन सीनेट का अध्यक्ष किसे चुना गया है? ऑप्शन है नवाज शरीफ, यूसुफ रजा गिलानी, इमरान खान, हिना रब्बानी खान। तो आप यहाँ पे देखते हैं, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी पीपीपी के नेता यूसुफ रजा गिलानी को संसद के ऊपरी सदन सीनेट का अध्यक्ष चुना गया है। पीएमएलएन के सैयद खान नासिर को सीनेट के उपाध्यक्ष के रूप में निर्विरोध चुना गया है। वहीं पाकिस्तानी सीनेट के एक सत्र में कुल 41 नवनिर्वाचित सीनेटरों ने सदन के सदस्य के रूप में शपथ लिया है। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होगा, जो पाकिस्तानी संसद के ऊपरी सदन सीनेट का अध्यक्ष चुना गया है वो यूसुफ रजा गिलानी को चुना गया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। जो किस पार्टी के हैं? पीपीपी पार्टी के हैं, मतलब पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के नेता हैं यूसुफ रजा गिलानी। आगे देखते हैं, T20 क्रिकेट में 7,000 या अधिक रन बनाने वाले 8वें भारतीय कौन हैं? ये हार्दिक पांड्या, केएल राहुल, ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव। तो मुंबई में खेले गए आईपीएल 2024 के एक मैच में भारत के धाकड़ बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव T20 क्रिकेट में 7,000 या अधिक रन बनाने वाले 8वें भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। इसके साथ ही वह विराट कोहली, रोहित जैसे खिलाड़ियों के साथ एक विशेष क्लब में शामिल हो गए हैं। विराट कोहली सर्वाधिक 12,313 T20 क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, एक सूर्य कुमार यादव T20 क्रिकेट में 7,000 या अधिक रन बनाने वाले 8वें भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। इसके साथ ही वह विराट कोहली, रोहित जैसे खिलाड़ियों के साथ एक विशेष क्लब में शामिल हो गए हैं। विराट कोहली 12,313 T20 क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा, यहाँ पे सही आंसर देखेंगे तो T20 क्रिकेट में 7,000 या अधिक रन बनाने वाले 8वें भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं सूर्य कुमार यादव। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं प्रश्न, यूएस इंडिया टैक्स फोरम का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? यूएस इंडिया टैक्स फोरम का प्रमुख, तो तरुण बजाज, आकाशदीप गोयल, राजेश तनेजा, विनय कुमार सिन्हा। तो यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक एंड पार्टनरशिप फोरम यूएसआईएसपीएफ ने पूर्व राजस्व सचिव और आर्थिक मामलों के पूर्व सचिव तरुण बजाज, राइट आंसर देख सकते हैं यहाँ से, तरुण बजाज को यूएस इंडिया टैक्स फोरम का प्रमुख नियुक्त किया गया है। और 1988 बैच के हरियाणा कैडर के आईएएस अधिकारी तरुण बजाज ने राजस्व सचिव के रूप में कार्य किया है। यूएस इंडिया टैक्स फोरम आधिकारिक तौर पर 25 फरवरी 2020 को लॉन्च किया गया था। KABIL, यहाँ से देख सकते हैं, KABIL ने खनिजों के लिए तकनीकी सहयोग के लिए किसके साथ समझौता किया है? ऑप्शन देते हैं CSIR, IMMT, रिलायंस इंडस्ट्री, टाटा ग्रुप या टेक महिंद्रा। तो खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड KABIL ने महत्वपूर्ण खनिजों क्रिटिकल मिनरल्स के लिए तकनीकी और ज्ञान सहयोग हेतु वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिसर, खनिज और सामग्री प्रौद्योगिकी संस्थान CSIR IMMT के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। KABIL भारत सरकार के खान मंत्रालय के तत्वाधान में 3 भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों नाल्को, HCL और MECL की एक संयुक्त उपक्रम है। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। CSIR IMMT के साथ KABIL ने खनिजों के लिए तकनीकी सहयोग के लिए IMMT के साथ समझौता किया है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला देखते हैं, भारतीय नौसेना के लिए फ्लीट सपोर्ट जहाजों की पहली स्टील कटिंग समारोह का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ऑप्शन देते हैं मुंबई, अहमदाबाद, कटक, विशाखापत्तनम। रक्षा सचिव गिरधर अरमाने ने हाल ही में विशाखापत्तनम में हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में भारतीय नौसेना के लिए फ्लीट सपोर्ट शिप्स की पहली स्टील कटिंग की अध्यक्षता की। साथ ही उन्होंने यार्ड की क्षमता बढ़ाने के लिए स्लीपवे और प्रमुख आधारभूत अवसंरचना की आधुनिकीकरण की आधारशिला रखी। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, भारतीय नौसेना के लिए फ्लीट सपोर्ट जहाजों की पहली जो स्टील कटिंग समारोह है उसका आयोजन विशाखापत्तनम में किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विशाखापत्तनम। देश में हर साल किस दिन राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन है 11 अप्रैल, 12 अप्रैल, 10 अप्रैल या 9 अप्रैल। तो देश में हर साल किस दिन राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया जाता है? तो यानी कि नेशनल सेफ मदरहुड डे। तो यह 11 अप्रैल यहाँ पर राइट आंसर होगा इसका, 11 अप्रैल। तो यहाँ पे देखेंगे 12 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस। अभी हमने देखा अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस, यूरी गागरिन की स्मृति में अंतरिक्ष उड़ान दिवस। और देखेंगे किसके उपलक्ष्य, किसके सम्मान में दिवस मनाया जाता है? तो यूरी गागरिन
इनके सम्मान में यह दिवस मनाया जाता है। आगे देखेंगे 10 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, तो विश्व होम्योपैथी दिवस। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस, होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है 10 अप्रैल को। बात करते हैं 9 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 9 अप्रैल को शौर्य दिवस मनाया जाता है। शौर्य दिवस, यह सीआरपीएफ के जो सैनिक हैं, जवान शहीद हुए थे, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए सीआरपीएफ के द्वारा मनाया जाता है। और 2024 में 59वां, कौन सा 59th 59वां जो शौर्य दिवस मनाया गया है 2024 में, 9 अप्रैल को 59वां शौर्य दिवस मनाया गया सीआरपीएफ के द्वारा। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखेंगे भारतीय मूल की किस न्यूरोलॉजिस्ट को ब्रिटेन के विश्व स्तरीय शोध दल में शामिल किया गया है, तो आंसर इसका सही होगा डॉक्टर अश्वनी केशवन को। डॉक्टर अश्वनी केशवन के भारतीय मूल की न्यूरोलॉजिस्ट को ब्रिटेन के विश्व स्तरीय शोध दल में शामिल किया गया है। किसने आई लीग प्रतियोगिता 2023-24 का खिताब जीता है, तो मोहम्मडन स्पोर्टिंग ने। किसने, मोहम्मडन स्पोर्टिंग ने आई लीग प्रतियोगिता 2023-24 का खिताब जीत लिया है। कहाँ से भारतीय तटरक्षक बल के जलीय केंद्र का उद्घाटन किया गया है, तो तमिलनाडु से भारतीय तटरक्षक बल के जलीय केंद्र का उद्घाटन किया गया है। बॉलीवुड के किस दिग्गज सिनेमेटोग्राफर का 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, गंगू रामसे का निधन हो गया है 83 वर्ष की आयु में। भारत और किस देश के बीच, यहाँ पे देख सकते हैं, भारत और किस देश के बीच व्यापार समझौते के लिए 7वें दौर की बातचीत शुरू हुई है, तो पेरू के लिए। पेरू देश के बीच, भारत और पेरू के बीच व्यापार समझौते के लिए 7वें दौर की बातचीत शुरू हुई है। किस किस देश ने दक्षिण चीन सागर में अपना पहला संयुक्त समुद्री अभ्यास किया है, जापान, अमेरिका, फिलीपींस और ऑस्ट्रेलिया ने। देखेंगे किस किस देश ने दक्षिण चीन सागर में अपना पहला संयुक्त समुद्री अभ्यास किया है, जापान, अमेरिका, फिलीपींस और ऑस्ट्रेलिया ने शुरू किया है दक्षिण चीन सागर में। कहाँ में देखेंगे, कहाँ बनाए जाने वाले सितार और तानापुर को जीआई टैग प्रदान किया गया है, तो महाराष्ट्र के छोटे से कस्बे मिरज में। आगे देखेंगे प्रसिद्ध लेखक सैम पित्रोदा द्वारा लिखित किस पुस्तक का विमोचन किया गया है, द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है करंट की। और तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी होती है कमेंट जरूर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हाल ही में आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है, तो आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेते हैं ऑप्शन माइकल मार्टिन, साइमन हैरिस, माइकल मैकग्राथ, लियो वाराडकर। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो राइट आंसर होगा इनका, साइमन हैरिस इज द राइट आंसर। तो यहाँ पे देख सकते हैं आयरलैंड की संसद ने साइमन हैरिस को देश का नया और सबसे युवा प्रधानमंत्री चुना है। इससे पहले भारतीय मूल के लियो वाराडकर ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था और उन्हें 2016 में 29 साल की उम्र में स्वास्थ्य मंत्री और 2020 में उच्च शिक्षा मंत्री नियुक्त किया गया था। साइमन हैरिस देश के सबसे कम उम्र के पीएम बन गए हैं। तो राइट आंसर होगा साइमन हैरिस। आगे देखते हैं, पेरिस ओलंपिक में एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक विजेताओं को विश्व एथलेटिक्स कितने अमेरिकी डॉलर से सम्मानित करेगा। ऑप्शन है 10,000 अमेरिकी डॉलर, 30,000 अमेरिकी डॉलर, 40,000 अमेरिकी डॉलर या 50,000 अमेरिकी डॉलर। तो राइट आंसर इज 50,000 अमेरिकी डॉलर। तो यहाँ से देख सकते हैं पेरिस ओलंपिक में एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक विजेताओं को विश्व एथलेटिक्स 50,000 अमेरिकी डॉलर से सम्मानित करेगा। और यह पहला मौका है जब ओलंपिक खेल इवेंट के लिए विश्व एथलेटिक्स पुरस्कार राशि की घोषणा की है। इसे साल 2028 लॉस एंजिल्स में सभी 3 पदक विजेताओं के लिए विस्तारित किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा 50,000 अमेरिकी डॉलर। एयर इंडिया ने हाल ही में किसे अपने ग्लोबल एयरपोर्ट ऑपरेशन का हेड नियुक्त किया है, एयर इंडिया की बात हो रही है। तो एयर इंडिया ने हाल ही में अपने ग्लोबल एयरपोर्ट ऑपरेशन के नए हेड के रूप में जयराज सनमुगम को नियुक्त किया गया है। तो राइट आंसर यहाँ पे होगा जयराज सनमुगम। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। और देखेंगे सनमुगम 15 अप्रैल 2024 को अपनी नई भूमिका की शुरुआत करेंगे और वह मुख्य परिचालन अधिकारी क्लास बोयर्स को रिपोर्ट करेंगे। वह सिंगापुर एयरलाइंस, कतर एयरवेज और जेट एयरवेज जैसी एयरलाइन के साथ भी काम कर चुके हैं। कौन, जयराज सनमुगम। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जयराज सनमुगम। 16वें वित्त आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो 16वें वित्त आयोग, अभी तक 15वां वित्त आयोग चल रहा था। तो यहाँ पे देखेंगे केंद्र सरकार ने इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के पूर्व निदेशक मनोज पांडा को 16वें वित्त आयोग का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया है। अभी तक आयोग में केवल 3 पूर्णकालिक सदस्य ही थे, तो राजीव कुमार, अमिताभ कांत, मनोज पांडा या राजमोहन सिन्हा। तो राइट आंसर होगा मनोज पांडा। मनोज पांडा को यहाँ पे 16वें वित्त आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। और बात हो रही है पूर्णकालिक सदस्य की, तो अभी तक केवल 3 पूर्णकालिक सदस्य ही थे, सिर्फ 3 थे। केंद्र ने 31 दिसंबर 2023 को 16वें वित्त आयोग का गठन किया था। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, अरविंद पनगड़िया हैं। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, अरविंद पनगड़िया। विश्व होम्योपैथी
दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 8 अप्रैल, 9 अप्रैल, 10 अप्रैल, 11 अप्रैल। तो इसका राइट आंसर होगा 10 अप्रैल। विश्व होम्योपैथी 10 अप्रैल ही राइट आंसर होगा। विश्व होम्योपैथी दिवस जो है वो हर साल 10 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व होम्योपैथी दिवस हर साल 10 अप्रैल को मनाया जाता है। यह दिवस जर्मन चिकित्सक और रसायनज्ञ डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन के योगदान को महत्व देने के लिए, यहाँ पे डॉक्टर साहब का नाम भी याद रखेंगे, नहीं तो बाद में कन्फ्यूजन भी हो जाता है, इनके ऑप्शन में दे देगा तो। डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन के योगदान को महत्व देने के लिए मनाया जाता है। विश्व होम्योपैथी दिवस 2024 का थीम है होम्यो परिवार, एक स्वास्थ्य एक परिवार। तो होम्यो परिवार, एक स्वास्थ्य एक परिवार, यह क्या है? थीम है। थीम मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। और होम्यो परिवार यहाँ पे देख सकते हैं वन हेल्थ वन फैमिली है। तो इसका ये क्या है? इसका थीम है 2024 का। तो देखेंगे इसरो टीम को किस मिशन के लिए प्रतिष्ठित जॉन एल जैक्स विगर्ड जूनियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शन देखते हैं, आदित्य 11 मिशन, चंद्रयान 3 मिशन, गगनयान मिशन, मंगलयान मिशन। तो भारत की चंद्रयान 3 मिशन टीम को उनकी ऐतिहासिक सफलता के लिए हाल ही में अंतरिक्ष क्षेत्र के प्रतिष्ठित जॉन एल जैक्स विगर्ड जूनियर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। इस अवार्ड का नाम नासा द्वारा जॉन एल जैक्स विगर्ड जूनियर के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने अपोलो 13 मिशन पर उड़ान भरी थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा चंद्रयान 3 मिशन, इसका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं। हाल ही में आइसलैंड के अगले प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो आइसलैंड के अगले प्रधानमंत्री देखते हैं, बजरनी बेनेडिक्टसन, स्टुअर्ट मार्क, कैटरीन जैकब्स डॉटिर, इनमें से कोई नहीं। तो आइसलैंड के विदेश मंत्री बजरनी बेनेडिक्टस को देश के अगले प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। इससे पहले कैटरीन जैकब्स डॉटिर ने राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बजरनी बेनेडिक्टसन होगा यहाँ पे राइट आंसर। और देखेंगे यहाँ पे, तो इससे पहले कैटरीन जैकब्स डॉटिर ने राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। आइसलैंड उत्तरी अटलांटिक और आर्कटिक महासागर के बीच स्थित एक नॉर्डिक द्वीप देश है। नॉर्डिक द्वीप देश है मोस्ट इंपॉर्टेंट आइसलैंड। हाल ही में किस देश ने ओर्स्क में यूराल नदी की बाढ़ के कारण ओरेनबर्ग क्षेत्र में संघीय आपातकाल घोषित किया है? तो रूस ने, रशिया ने घोषित किया है। यूराल नदी की बाढ़ के कारण ओरेनबर्ग क्षेत्र में संघीय आपातकाल घोषित कर दिया। यूराल नदी में ओस्क में बाढ़ आने के कारण रूस ने दक्षिणी ओरेनबर्ग में संघीय आपातकाल घोषित कर दिया, जिससे हजारों लोगों को निकाला गया है। यूराल नदी रूस और कजाकिस्तान से होकर 2428 किलोमीटर तक फैली हुई है, जो यूरोप और एशिया के बीच एक महाद्वीपीय सीमा के रूप में कार्य करती है। यूराल पर्वत से निकलकर यह कैस्पियन सागर में बहती है। हाल ही में योग महोत्सव का आयोजन किस स्थान पर किया गया है? तो योग महोत्सव का आयोजन हाल ही में पुणे महाराष्ट्र में किया गया है। पुणे के वाडिया कॉलेज स्पोर्ट्स ग्राउंड में योग महोत्सव ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की 75 दिवसीय उल्टी गिनती को चिन्हित किया है। मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान और राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान भारत सरकार द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया। इसमें हजारों लोग एकत्रित हुए और सामान्य योग प्रोटोकॉल में सक्रिय रूप से भाग लिया। हाल ही में परिवर्तन चिंतन नामक पहला त्रिपक्षीय सेवा योजना सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट परिवर्तीय चिंतन और पहला त्रिपक्षीय सेवा योजना है, तो इसे नई दिल्ली में आयोजित किया गया। केंद्रीय रक्षा मंत्री द्वारा 8 अप्रैल 2024 को नई दिल्ली में उद्घाटन परिवर्तन चिंतन त्रिसेवा सशस्त्र बल योजना सम्मेलन आयोजित किया गया। सैन्य मामलों के विभाग के साथ साथ सेना, नौसेना और वायुसेना के प्रमुखों के नेतृत्व में सम्मेलन का उद्देश्य एक एकीकृत थिएटर कमांड स्थापित करना था। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, इनको भी याद रखेंगे, सीडीएस, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान की अध्यक्षता में इसने नवीन सुधारों और पहलों के माध्यम से भविष्य के संघर्षों के लिए संयुक्तता, एकीकरण और तत्परता को बढ़ावा देने की मांग की है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है किसकी अध्यक्षता में किया गया? तो यहाँ पे सीडीएस अनिल चौहान की अध्यक्षता में नवीन सुधारों और पहलों के माध्यम से ये सब किया गया। चीन भारत को पीछे छोड़ते हुए रूस से किया सर्वाधिक क्रूड ऑयल की आयात। तो देख सकते हैं यहाँ पे अप्रैल 2024 के प्रथम सप्ताह में एनर्जी कार्गो ट्रैकर वोल्टेक्सा ने अपनी रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार चीन समुद्री मार्गों के माध्यम से रूसी कच्चे तेल के प्राथमिक आयातक के रूप में भारत से आगे निकल गया है। मार्च 2024 में चीन ने समुद्र के रास्ते 1.82 मिलियन बैरल प्रतिदिन रूसी कच्चे तेल का आयात किया। यह भारत के 1.36 मिलियन बीपीडी से अधिक था। इसके अतिरिक्त चीन पाइपलाइनों के माध्यम से भी रूसी तेल प्राप्त करता है। अलेक्सी नवल्नी और यूलिया नाया को स्वतंत्रता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो दिवंगत रूसी अलेक्सी नवल्नी और उनकी पत्नी यूलिया नाया को एक प्रमुख जर्मन मंच लुडविग एरहार्ड शिखर सम्मेलन से मीडिया का स्वतंत्रता पुरस्कार प्राप्त होगा। दिवंगत रूसी अलेक्सी नवल्नी और उनकी पत्नी यूलिया नाया को एक प्रमुख जर्मन मंच, ठीक है वही रिपीट हो गया है,
यह पुरस्कार प्रतिवर्ष उन सार्वजनिक हस्तियों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संवाद और लोकतंत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। नए वित्त आयोग के सदस्य के रूप में मनोज पांडा की नियुक्ति की गई। तो मनोज पांडा की नियुक्ति से 16वें वित्त आयोग में रिक्तियां भर गई हैं, जिससे आयोग को हितधारकों के साथ चर्चा और वित्तीय सिफारिश तैयार करने सहित अपने महत्वपूर्ण कार्य शुरू करने की अनुमति मिल जाएगी। मनोज पांडा की नियुक्ति से 16वें वित्त आयोग में एक रिक्ति भर गई है। अब आप लोग को अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, वो रिक्ति भर चुकी है, जिससे उन्हें अपना कार्यभार शुरू करने की अनुमति मिल गई है। पांडा एक प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री और इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के पूर्व निदेशक पूर्णकालिक सदस्य के रूप में शामिल हुए हैं। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आइए फ्रेंड्स, करंट अफेयर की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए पहला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय वेट लिफ्टर कौन बन गई हैं? तो यह मीराबाई चानू बन गई हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय वेट लिफ्टर तो मीराबाई चानू। तो टोक्यो ओलंपिक पदक विजेता है मीराबाई चानू। देखेंगे तो इन्होंने पेरिस ओलंपिक में अपना स्थान सुरक्षित कर लिया है और क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक के रूप में इतिहास रच दिया है। थाईलैंड के फुकेत में IWF विश्व कप में 29 वर्षीय ओलंपिक रजत पदक विजेता महिलाओं के 49 किलोग्राम की ग्रुप बी में तीसरे स्थान पर रहीं और कुल मिलाकर 11वां स्थान अर्जित किया क्वालिफाइंग में। तो यहाँ देखेंगे थाईलैंड के फुकेत में IWF विश्व कप में 29 वर्षीय ओलंपिक रजत पदक विजेता महिलाओं के 49 किलोग्राम के ग्रुप बी में तीसरे स्थान पर रह चुकी हैं और कुल मिलाकर 11वें स्थान पर अर्जित किया है। आगे देखेंगे, हाल ही में समाचारों में देखा गया लंपी स्किन डिजीज LSD ज़्यादातर किस प्रजाति समूह में होता है? तो यह मवेशियों में होता है, LSD यानी कि लंपी स्किन डिजीज। तो भारतीय वैज्ञानिकों ने मई 2022 से लगभग क्या देखेंगे यहाँ पे, तो 1 लाख मवेशियों की मौत के लिए जिम्मेदार लंपी स्किन डिजीज LSD वायरस की आनुवंशिक संरचना को डिकोड करने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। लंपी स्किन डिजीज मवेशियों को प्रभावित करने वाला एक वायरल संक्रमण है जो LSDV के कारण होता है। LSDV के कारण, LSDV का मतलब लंपी स्किन डिजीज वायरस के कारण होता है ये। आगे देखेंगे, हाल ही में खबरों में रहा के स्टार क्या है? के स्टार तो यह दक्षिण कोरिया का फ्यूजन रिएक्टर है। दक्षिण कोरिया का फ्यूजन रिएक्टर कोरिया इंस्टीट्यूट ऑफ फ्यूजन एनर्जी में संचालित दक्षिण कोरिया के स्टार फ्यूजन रिएक्टर, जिसे कोरियाई कृत्रिम सूर्य भी कहा जाता है, कोरियाई कृत्रिम सूर्य भी इसे कहा जाता है, इसने 48 सेकंड के लिए 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस पर प्लाज्मा को बनाए रखने में एक सफलता हासिल की, जिसने एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। यह अपने पिछले रिकॉर्ड को पार कर गया है और परमाणु संलयन के माध्यम से स्वच्छ असीमित ऊर्जा की दिशा में प्रगति का प्रतीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, यह नाइसेज कार्यक्रम जो हाल ही में समाचारों में देखा गया, किस संगठन द्वारा संचालित किया गया है? तो यह इसरो संगठन के द्वारा संचालित किया गया है, नाइसेज। इसरो और अंतरिक्ष विभाग द्वारा संचालित नाइसेज कार्यक्रम ने भारतीय शोधकर्ताओं से जलवायु परिवर्तन से निपटने का आह्वान किया है। जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत 2012 में लॉन्च किया गया नाइसेज पृथ्वी अवलोकन उपग्रहों का उपयोग करके जलवायु परिवर्तनशीलता की निगरानी करता है। इसके उद्देश्यों में पृथ्वी की जलवायु को समझने के लिए महत्वपूर्ण आवश्यक जलवायु चर का प्रसार करना शामिल है। अगला देखेंगे, भारतीय तटरक्षक जहाज का क्या नाम है जिसने हाल ही में आसियान देशों में अपनी विदेशी तैनाती के हिस्से के रूप में वियतनाम में बंदरगाह पर प्रवेश किया है? समुद्र पहरेदार। भारतीय तटरक्षक जहाज का नाम है समुद्र पहरेदार, जिसने हाल ही में आसियान देशों में विदेशी तैनाती के हिस्से के रूप में वियतनाम में बंदरगाह पर प्रवेश किया है, समुद्र पहरेदार। तो भारतीय तटरक्षक ICG प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र पहरेदार, देखेंगे प्रदूषण नियंत्रण पोत है समुद्र पहरेदार, एक हेलीकॉप्टर के साथ 2 अप्रैल 2024 को हो ची मिन्ह वियतनाम में अपनी आसियान तैनाती जारी रखते हुए डॉक किया गया है। क्रू वियतनाम तटरक्षक के साथ पेशेवर इंटरैक्शन, प्रशिक्षण और खेल के आयोजन के माध्यम से समुद्री प्रदूषण प्रतिक्रिया, खोज और बचाव और कानून प्रवर्तन पर ध्यान केंद्रित करेगा। हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने परमवीर चक्र गार्डन का उद्घाटन किया है? तो तमिलनाडु के राज्यपाल। कहाँ के राज्यपाल? तमिलनाडु के राज्यपाल आर्यन रवि ने तमिलनाडु के ताम्बरम में कांची महास्वामी विद्या मंदिर में परमवीर चक्र उद्यान और एक्यूम प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। आर्यन रवि के साथ लेफ्टिनेंट जनरल करणवीर सिंह बराड़ अति विशिष्ट सेवा मेडल
जनरल ऑफिसर कमांडिंग दक्षिण भारत क्षेत्र के और श्री कांची महास्वामी ट्रस्ट के अध्यक्ष वी शंकर भी थे। यह उद्यान 21 परमवीर चक्र पुरस्कार विजेताओं के इतिहास और मूर्तियों को प्रदर्शित करता है, जो वीरता के लिए भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान है। भारत का जो सर्वोच्च सैन्य को सम्मान है वह परमवीर चक्र पुरस्कार है। अनावरण सब मैनेजर कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव, पीवीसी, सब मेजर संजय कुमार, पीवीसी, दिवंगत मेजर आर परमेश्वरन के रिश्तेदार, पीवीसी और सशस्त्र बलों के कई कर्मियों की उपस्थिति में इसका आयोजन हुआ। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सीसी ने तीसरे कार्यकाल की शपथ ली? तो मिस्र के ये हैं अब्दुल फतह अल सीसी, ये तीसरे कार्यकाल की शपथ इन्होंने ली, जो मिस्र देश के हैं। तो आगे देखते हैं। मिस्र के आर्थिक संघर्षों के बीच राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी अपने तीसरे कार्यकाल की शुरुआत कर रहे हैं। विवादों के बावजूद वह राष्ट्रीय हितों और लोकतंत्र को प्राथमिकता देते हैं। मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी ने राष्ट्र के नेता के रूप में अपना तीसरा कार्यकाल शुरू किया है। इन्होंने अपना कार्यकाल 2030 तक बढ़ा लिया है। आगे देखेंगे। हाल ही में फिसमे FISME के अध्यक्ष के रूप में किसका चयन किया गया है? तो देखेंगे ऑटो कंपोनेंट निर्माता और IIT कानपुर के पूर्व छात्र संदीप जैन को। किसको? संदीप जैन को फिसमे के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो संदीप जैन। सर्वसम्मति से वर्ष 2024-25 के लिए फेडरेशन ऑफ इंडियन माइक्रो एंड स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज FISME के फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन माइक्रो एंड स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। FISME के वार्षिक चुनाव कराने की परंपरा के अनुरूप नई दिल्ली में आयोजित यह केंद्रीय कार्यकारी समिति की बैठक में जैन के नाम को मंजूरी दी गई है। आगे देखते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय ने माई CGHS iOS ऐप लॉन्च किया है? तो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने, किसने? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय। हाल ही में माई CGHS iOS ऐप लॉन्च किया है। इस मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव अपूर्वा चंद्रा ने कहा है कि माई CGHS ऐप जो है यह स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में CGHS के लिए एक आवश्यक है और यह CGHS लाभार्थियों को उनकी उंगलियों पर आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाओं तक सहज पहुंच के साथ सशक्त बनाता है। अब आ जाते हैं हाईलाइटेड पर। विश्व के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जुआन विंसेंट पेरेज का 114 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है विश्व के सबसे उम्रदराज में मृत्यु होने वाले कौन है? तो देखेंगे यहाँ पे जुआन विंसेंट पेरेज वेनेजुएला के एक व्यक्ति हैं। किस देश से संबंधित हैं? वेनेजुएला से संबंधित हैं, जिन्होंने बहुत लंबा जीवन जी लिया। उनका जन्म 27 मई 1909 को एल कोबरे नामक कस्बे में हुआ था। वह 114 वर्ष तक जीवित रहे। अब जब पेरेज का निधन हो गया तो दुनिया के सबसे बुजुर्ग आदमी का खिताब जापान के गिसाबुरो सोनोबे नाम के 112 वर्षीय व्यक्ति को मिलने की उम्मीद है, लेकिन पहले सोनेबे के परिवार द्वारा इसकी पुष्टि की जानी चाहिए। अगला, डॉक्टर कार्तिक कोमेरी को राष्ट्रीय प्रसिद्धि पुरस्कार 2024 में सम्मानित किया गया। आप देखते हैं डॉक्टर कोमेरी कौन है? तो डॉक्टर कार्तिक कोमूरी अपनी असाधारण रोगी देखभाल और आर्थोडेंटिस्ट और दांत चिकित्सा में, देखिए चिकित्सक से संबंधित हैं, समकालीन अभ्यास के प्रति प्रतिबद्धता के लिए प्रसिद्ध हैं। उन्हें मरीजों की भलाई, उत्कृष्टता की खोज और उज्जवल मुस्कान बनाने के प्रति उनका अटूट समर्पण के लिए जाना जाता है। ये तो इनके बारे में रहा। अब इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया ये देखिए। उनके प्रयासों की मान्यता में डॉक्टर कोमूरी को मुंबई के द क्लब में आयोजित नेशनल फेम अवार्ड्स 2024 में प्रतिष्ठित ओवरसीज डेंटल स्पेशलिस्ट की उपाधि से इन्हें सम्मानित किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि दिया मिर्जा थी। तो यह मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका यहाँ से बनता है। तो कहाँ पे आयोजित हुआ था? मुंबई के द क्लब में आयोजित हुआ था। नेशनल फेम अवार्ड 2024 में प्रतिष्ठित जो अवार्ड है ओवरसीज डेंटल स्पेशलिस्ट अवार्ड, इसकी उपाधि से इन्हें सम्मानित किया गया था। समारोह की जो मुख्य अतिथि थी वह दिया मिर्जा थी। एक वाहन एक फास्टैग नियम लागू किया गया। तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI नहाई ने एक वाहन एक फास्टैग मानदंड पेश किया है, जिसका उद्देश्य कई वाहनों के लिए एक ही फास्टैग के उपयोग को रोकना या कई फास्टैग को लिंक करना है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने एक वाहन एक फास्टैग मानदंड पेश किया, जिसका उद्देश्य कई वाहनों के लिए एक ही फास्टैग के उपयोग को रोकना या एक विशेष वाहन के साथ कई फास्टैग को जोड़ना है।
आगे देखते हैं, राष्ट्रपति ने लॉन्च की पहली स्वदेशी कार टी सेल थेरेपी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली है ये, और वह भी राष्ट्रपति जी ने लॉन्च किया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 4 अप्रैल 2024 को आईआईटी बॉम्बे में कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी का शुभारंभ किया है। किसके लिए है ये? तो यह कैंसर के लिए है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी का शुभारंभ किया गया है। CRT सेल थेरेपी नामक यह अभूतपूर्व उपचार कैंसर के खिलाफ लड़ाई में एक बड़ी सफलता है, और कैंसर वैश्विक स्तर पर तेजी से बढ़ती गंभीर बीमारी है जिसका जोखिम साल दर साल बढ़ता देखा जा रहा है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। आगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अपर्णा जीएस क्लासेज में। तो आइए फ्रेंड्स, आज के क्वेश्चन पर चलते हैं। कठिया गेहूं जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला है, किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों बता दें आपको, यह उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। कठिया गेहूं जिसे हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है, तो उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड की, देखेंगे, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड की स्वदेशी गेहूं किस्म है कठिया गेहूं, ने भौगोलिक संकेत जीआई टैग अर्जित किया है, जो कृषि मान्यता के लिए एक बड़ी उपलब्धि है, और यह उत्तर प्रदेश का पहला कृषि उत्पाद है जिसने यह विशिष्टता हासिल की है। तो कृषि उत्पाद में अगर देखा जाए, तो कृषि उत्पाद में उत्तर प्रदेश के लिए जो कठिया गेहूं किस्म है कठिया गेहूं, यह उत्तर प्रदेश की कृषि मान्यता के रूप में देखा जाए कृषि उत्पाद में, तो यह पहला उत्पाद है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। यहाँ देखते हैं, हाल ही में खबरों में रहा अहोबिलियम तीर्थ किस राज्य में स्थित है? तो अहोबिलियम तीर्थ की बात की जाए तो यह आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है, अहोबिलियम तीर्थ। तो वन विभाग और श्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी देवस्थानम ने जंगली जानवरों को खतरे में डालने वाली भीषण गर्मी के कारण नल्लामाला जंगल में अहोबिलम मंदिर पर कुछ सीमाएं लगाई हैं। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में अहोबिलम में 5 किलोमीटर के दायरे में नौ नरसिम्हा मंदिर हैं। नौ नरसिम्हा मंदिर हैं। हाल ही में परुवेता उत्सवम एक राज्य उत्सव बन गया है। कौन सा? परवेता उत्सवम एक राज्य उत्सव बन गया है, और वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। आगे देखते हैं, पेरुंग मल्लूर, देखेंगे, पेरुंग मल्लूर नरसंहार जो हाल ही में खबरों में देखा गया, यह किस राज्य से संबंधित है? तो यह तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। पेरुंग मन नल्लूर नरसंहार जो है, यह तमिलनाडु से संबंधित है। अगर बात की जाए, राजनीतिक संगठनों और नेताओं ने तमिलनाडु के मदुरई में पेरुंग मन्नलूर नरसंहार की 104वीं वर्षगांठ पर कार्यक्रम का आयोजन किया। 3 अप्रैल 1920 को 1911 के दमनकारी आपराधिक जनजाति अधिनियम का विरोध करते हुए पीरामलाई कल्लार समुदाय के 16 सदस्यों की हत्या कर दी गई थी। कब? 3 अप्रैल 1920 को 1911 के दमनकारी आपराधिक जनजाति अधिनियम का विरोध करते हुए पीरामलाई कल्लार समुदाय के 16 सदस्यों की हत्या कर दी गई थी, और यह नरसंहार उपनिवेशवाद के खिलाफ प्रतिरोध का प्रतीक है। हाल ही में विश्व बैंक आर्थिक सलाहकार पैनल में किसे नियुक्त किया गया? तो विश्व बैंक समूह ने भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व डिप्टी गवर्नर राकेश मोहन को अपने आर्थिक सलाहकार पैनल के सदस्य के रूप में नियुक्त किया है। इस पैनल की अध्यक्षता लंदन ऑफ स्कूल इकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्र और सरकार के आईजी पटेल प्रोफेसर लॉर्ड निकोलस स्टुअर्ट करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? तो इस पैनल की अध्यक्षता लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्र और सरकार के आईजी पटेल प्रोफेसर लॉर्ड निकोलस स्टुअर्ट करेंगे। विश्व बैंक समूह के मुख्य अर्थशास्त्री इंदरमिट गिल पैनल की सह अध्यक्षता करेंगे। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा, राकेश मोहन इसका राइट आंसर होगा। भारत में कब तक निजी तौर पर प्रतिबंधित पेट्रोलियम रिजर्व की स्थापना की जाएगी? तो भारत 2029-30 तक। कब तक? 2029 2030 तक। देखेंगे, अपना पहला निजी तौर पर प्रबंधित रणनीति पेट्रोलियम रिजर्व एसपीआर बनाएगा। कौन बनाएगा? तो भारत बनाएगा 2029-30 तक, जिससे ऑपरेटर को पूर्ण तेल व्यापार अधिकार मिल सकेगा। यह जापान जैसे देशों में देखे गए मॉडलों को प्रतिबिंबित करता है। भारत 2029-30 तक अपना पहला निजी तौर पर प्रबंधित रणनीति पेट्रोलियम रिजर्व स्थापित करने पर काम कर रहा है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य जो है, वो ऑपरेटर को जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों में देखे गए मॉडल के साथ तालमेल बिठाते हुए सभी संग्रहित तेल का व्यापार करने की स्वतंत्रता देना है। सरकार ने मित्र देशों को प्याज निर्यात की मंजूरी दी। तो भारत सरकार ने बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, मॉरिशस और भूटान जैसे मित्र देशों को प्याज के निर्यात की अनुमति दे दी है। दिसंबर 2023 में प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के बाद सरकार ने इन मित्र देशों के भारतीय प्याज के अनुरोध को स्वीकार करते हुए निर्णय लिया है कि 2022-23 में भारत दुनिया में सबसे बड़ा निर्यातक देश बनेगा।
प्याज का सबसे बड़ा निर्यातक देश बनेगा। भारत बांग्लादेश को 50,000 टन, भूटान को 550 टन, बहरीन को 3,000 टन और मॉरिशस को 1,200 टन और संयुक्त अरब अमीरात को 14,400 टन प्याज के निर्यात की अनुमति देने पर सहमत हुआ है। तमिल अभिनेता विश्वेश्वर राव का 64 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। यहाँ पे देखेंगे अनुभवी तमिल अभिनेता विश्वेश्वर राव का 2 अप्रैल को 64 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनकी मृत्यु कैंसर की जटिलताओं के कारण हुई, जिससे वह पिछले कुछ वर्षों में जूझ रहे थे। राव का चेन्नई के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था जब उन्होंने अंतिम सांस ली। तो यहाँ से देखेंगे विश्वेश्वर राव ने अपने करियर की शुरुआत 6 साल की उम्र में एक बाल कलाकार के रूप में किया था। मेटा ने भारत में पीटीआई के साथ तथ्य जांच कार्यक्रम का विस्तार किया। फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम की मूल कंपनी मेटा ने प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया पीटीआई के साथ साझेदारी की। किसके साथ? पीटीआई के साथ मेटा ने साझेदारी की और साझेदारी करके भारत में अपनी तृतीय पक्ष तथा तथ्य जांच पहल का विस्तार किया है। यह सहयोग पीटीआई को उसके संपादकीय विभाग के भीतर एक समर्पित तथ्य जांच इकाई के रूप में स्थापित करता है, जो मेटा प्लेटफॉर्मों पर गलत सूचना की पहचान, समीक्षा और रेटिंग को सक्षम बनाता है। वैश्विक जीवन प्रत्याशा रुझान लैसेंट अध्ययन के अनुसार वैश्विक जीवन प्रत्याशा रुझान देखें तो लैसेंट अध्ययन के अनुसार दुनिया भर में लोग 1990 की तुलना में 2021 में औसतन 6 साल से अधिक समय तक जीवित रह रहे हैं। अध्ययन से यह भी पता चला है कि पिछले 3 दशकों में भारत में जीवन प्रत्याशा लगभग 8 साल बढ़ी है। 8 साल बढ़ी है जीवन प्रत्याशा। राज्यसभा से रिटायर हुए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह। तो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह 3 अप्रैल 2024 को राज्यसभा से रिटायर हो गए हैं। 2 बार देश के प्रधानमंत्री रहे 91 वर्षीय मनमोहन सिंह के लिए बतौर सांसद यह आखिरी पारी थी। मनमोहन सिंह के अलावा वर्तमान सरकार के 2 वरिष्ठ कैबिनेट मंत्रियों का कार्यकाल भी 3 अप्रैल को राज्यसभा में समाप्त हो गया। राज्यसभा सांसद व केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव व रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का राज्यसभा में कार्यकाल समाप्त हो गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, आदित्य डोभाल ने एससीओ सुरक्षा परिषद की बैठक में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया। संघाई सहयोग संगठन एससीओ संघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों की सुरक्षा परिषदों के सचिवों की 19वीं वार्षिक बैठक, कौन सी बैठक? 19वीं वार्षिक बैठक 2 से 3 अप्रैल 2024 तक कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित की गई थी। भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व भारतीय प्रतिनिधित्व का मंडल राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी एसए अजित डोभाल ने किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उन्होंने एससीओ के वर्तमान अध्यक्ष कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कासिम जोमार्ट टोकायोव से भी मुलाकात की। उन्होंने एससीओ के जो वर्तमान अध्यक्ष कौन है? एससीओ के वर्तमान अध्यक्ष भी पूछा जाए तो कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन है? कासिम जोमार्ट कजाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं, जो वर्तमान में एससीओ के अध्यक्ष हैं। और इसका आयोजन कहाँ पे होगा? तो इसका आयोजन देख सकते हैं यहाँ पे, जो सदस्य देशों की सुरक्षा परिषदों के सचिवों की 19वीं वार्षिक बैठक है, वो 2 से 3 अप्रैल 2024 को कजाकिस्तान के अस्ताना में इसका आयोजन किया जाएगा। और भारत की तरफ से जो अध्यक्षता करेंगे वो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी इससे अजित डोभाल करेंगे। और वर्तमान अध्यक्ष कौन है? कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कासिम जोमार्ट। आगे चलते हैं फ्रेंड। डीआरडीओ ने पश्चिम बंगाल में परीक्षण केंद्र के लिए परियोजना शुरू की। ठीक है, बंगाल में डीआरडीओ ने पश्चिम बंगाल में परीक्षण केंद्र के लिए परियोजना शुरू की। तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने देश की हथियार प्रणालियों के लिए एक परीक्षण केंद्र स्थापित करने के लिए पश्चिम बंगाल के जुनपुट गांव में एक परियोजना शुरू की। इस पहल का उद्देश्य एक अतिरिक्त परिचालन क्षेत्र प्रदान करके उड़ीसा के चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज आईटीआर में परीक्षण गतिविधियों की संतृप्ति को संबोधित करना है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आज की करंट आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। तो पर देखते हैं हाल ही में किस देश ने अपने रोजगार वीजा कार्यक्रम में बदलाव किया है। ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड, सऊदी अरब। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो हाल ही में रोजगार वीजा कार्यक्रम में बदलाव करने वाला देश है वह है न्यूजीलैंड। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट होगा, न्यूजीलैंड। हाल ही में न्यूजीलैंड ने, यहाँ से देखेंगे, हाल ही में न्यूजीलैंड ने पिछले साल लगभग रिकॉर्ड प्रवासन के बाद अपने रोजगार वीजा कार्यक्रम में तत्काल बदलाव किया है। अब बदलाव के तहत कम कुशल नौकरियों के लिए अंग्रेजी भाषा की आवश्यकता शुरू करने और अधिकांश नियोक्ता कार्य वीजा के लिए न्यूनतम कौशल और कार्य अनुभव सीमा निर्धारित करने जैसे उपाय शामिल हैं। तो इसमें ऑप्शन राइट होगा, न्यूजीलैंड। अगला देखते हैं, मिराज शहर को संगीत वाद्य यंत्र बनाने की अपनी कला के लिए जीआई टैग प्रदान किया गया है। यह किस राज्य में है? तो राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा। बात कर रहा है मिराज शहर में संगीत वाद्य यंत्र बनाने की अपनी कला के लिए जीआई टैग प्रदान किया गया है।
यह किस राज्य में है? तो यह महाराष्ट्र में है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट होगा, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र के सांगली जिले का छोटा सा शहर मिराज संगीत वाद्य यंत्र विशेषकर सितार और तानपुरा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रखेंगे, सितार और तानपुरा के नाम से भी क्वेश्चन बन सकता है। सितार और तानपुरा बनाने की अपने शिल्प कौशल के लिए जाना जाता है। मिराज शहर को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, मिराज शहर को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। जीआई टैग एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र से आने वाले उत्पाद को दर्शाता है और जो इसके व्यावसायिक मूल्य को बढ़ाता है। आगे देखते हैं, आईपीएल 2024 में दिल्ली कैपिटल्स ने हैरी ब्रूक के स्थान पर किस खिलाड़ी को टीम में शामिल किया है? तो यहाँ पे देख सकते हैं बेन स्टोक्स, आदिल रशीद, लिजार्ड विलियमसन या रवि बोपारा। यहाँ पे जो राइट आंसर होगा लिजार्ड विलियम्स, इसका राइट आंसर होगा। तो आईपीएल 2024 में दिल्ली कैपिटल्स ने हैरी ब्रूक के स्थान पर दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज लिजार्ड विलियम्स को टीम में शामिल किया है। इंग्लैंड के बल्लेबाज ब्रूक निजी कारणों से टूर्नामेंट से बाहर हो गए थे। विलियम्स ने दक्षिण अफ्रीका के लिए 2 टेस्ट, 4 एकदिवसीय और 11 टी20 मैच खेले हैं। दिल्ली कैपिटल्स ने 4 करोड़ रुपए में ब्रूक को टीम में शामिल किया था। विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 6 अप्रैल, 7 अप्रैल, 8 अप्रैल, 9 अप्रैल। तो राइट आंसर होगा 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस हर साल विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना दिवस पर मनाया जाता है। यह दिवस स्वास्थ्य मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और कल्याण के महत्व को रोजगार करने के लिए मनाया जाता है। अब आते हैं 7 अप्रैल 1948 को विश्व स्वास्थ्य संगठन का संविधान अस्तित्व में आया था। भारत को 12 जनवरी 1948 को WHO से जुड़ा था। भारत जो है वो 12 जनवरी 1948 को WHO से जुड़ा था। 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई थी। यह संविधान के अस्तित्व में आया था। हाल ही में सागर कवच एक्सरसाइज का आयोजन कहाँ किया गया? तो अगर देखें गोवा में, लक्षद्वीप में, उड़ीसा में, गुजरात में, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप में जो सागर कवच है इसका एक्सरसाइज का आयोजन किया गया, सागर कवच का लक्षद्वीप द्वीप समूह में। तो हाल ही में 2 दिवसीय सागर कवच अभ्यास का आयोजन लक्षद्वीप द्वीप समूह में आयोजित किया गया। इस अभ्यास में भारतीय नौसेना, भारतीय तटरक्षक बल, समुद्री पुलिस, मत्स्य पालन, सीमा शुल्क और अन्य सुरक्षा एजेंसियों सहित सभी समुद्री सुरक्षा एजेंसियों ने भाग लिया। आरबीआई ने लगातार 7वीं बार रेपो रेट को किस दर पर बरकरार रखा? 6.00, 6.20, 6.50, 6.75। तो इसका जो राइट आंसर होगा 6.50। तो भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने आज प्रमुख ब्याज दरों पर मौद्रिक नीति समिति एमपीसी के फैसले की घोषणा की। आरबीआई ने लगातार 7वीं बार, देखेंगे लगातार 7वीं बार रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है और इसे 6.50% पर बरकरार रखा गया है। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने 5:1 बहुमत से नीतिगत दर पर फैसला लिया है। विश्व बैंक ने हाल ही में किसे आर्थिक सलाहकार पैनल का सदस्य नियुक्त किया है? अमिताभ कांत, राजीव सिन्हा, राकेश मोहन, अजय मोहन सिंह। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होगा राकेश मोहन, ऑप्शन नंबर सी। विश्व बैंक समूह ने हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व डिप्टी गवर्नर राकेश मोहन को आर्थिक सलाहकार पैनल का सदस्य नियुक्त किया है। नई दिल्ली स्थित थिंक टैंक सेंटर फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस CSEP ने यह जानकारी दी है। वर्तमान में मोहन प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अंशकालिक सदस्य भी हैं। तो राइट आंसर होगा राकेश मोहन। 15वें CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? रिलायंस इंडस्ट्री, SJVN लिमिटेड, अडानी ग्रीन, टाटा टेलीकॉम। तो इसका सही आंसर होगा SJVN लिमिटेड, राइट आंसर। निर्माण उद्योग विकास परिषद द्वारा स्थापित 15वें CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार 2024 में SJVN लिमिटेड ने 2 बार प्रतिष्ठित पुरस्कार जीते हैं। SJVN को सामाजिक विकास और प्रभाव पैदा करने के लिए अचीवमेंट अवार्ड, जिसे अचीवमेंट अवार्ड और CIDC पार्टनर्स इन प्रोग्रेस ट्रॉफी, CIDC का जो फुल फॉर्म है देखेंगे आप, सॉरी CIDC फुल फॉर्म नहीं है, CIDC पार्टनर्स इन प्रोग्रेस ट्रॉफी, इसे सम्मानित किया, ये अवार्ड है। इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है किसे? SJVN लिमिटेड को। 2 प्रतिष्ठित पुरस्कार जीते हैं कौन कौन? एक सामाजिक विकास और प्रभाव पैदा करने के लिए अचीवमेंट अवार्ड और CIDC पार्टनर्स इन प्रोग्रेस ट्रॉफी, ये 2 ट्रॉफी से इन्हें सम्मानित किया गया है। कार्गो वैल्यूम, देखेंगे कार्गो वैल्यूम के मामले में भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा बन गया है? दीनदयाल बंदरगाह, पारादीप बंदरगाह, कांडला बंदरगाह, मैंगलोर बंदरगाह। तो राइट आंसर होगा पारादीप बंदरगाह। पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में है। आगे देखते हैं, कांडला बंदरगाह ये गुजरात में है, गुजरात में।
ठीक है। आगे देखते हैं, उड़ीसा में राज्य के स्वामित्व वाला पारादीप बंदरगाह वित्त वर्ष 2024 में 145.38 मिलियन टन कार्गो थ्रूपुट के साथ कार्गो वॉल्यूम के मामले में भारत का सबसे बड़ा प्रमुख बंदरगाह माना गया है। इस मामले में पोर्ट ने गुजरात में दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण को पीछे छोड़ दिया है। तो दीनदयाल बंदरगाह कहाँ पे है? तो गुजरात में है। हाल ही में भारत के शीर्ष रैंक वाले शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? विश्वनाथन आनंद, अर्जुन एरिगैसी, डी गुकेश, आर प्रज्ञानंद। तो राइट आंसर जो होगा अर्जुन एरिगैसी, यह भारत के शीर्ष रैंक वाले शतरंज खिलाड़ी बन चुके हैं। भारत के युवा शतरंज खिलाड़ी अर्जुन एरिगैसी भारत के शीर्ष रैंक वाले शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं। 2756 की मानक रेटिंग के साथ एरिगैसी दुनिया में 9वें स्थान पर है। यह भी याद रखेंगे, दुनिया में वर्ल्ड में 9th रैंक है एरिगैसी का। उन्होंने इस मामले में 5 बार के विश्व चैंपियन विश्वनाथन आनंद को पीछे छोड़ा है। फीडे रैंकिंग में 21 वर्षीय अर्जुन के बाद दूसरे भारतीय रैंकर विश्वनाथन आनंद हैं। हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन संकल्प निम्न में से किससे संबंधित है? समुद्री सुरक्षा, बाल शिक्षा, साइबर सुरक्षा, जनजातीय विकास। तो यह संबंधित है समुद्री सुरक्षा से। ऑप्शन यहाँ पे ए राइट होगा। भारतीय नौसेना ने भारतीय जहाजों की सुरक्षा निश्चित करने के उद्देश्य से फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी में ऑपरेशन संकल्प शुरू किया है। समुद्री क्षेत्र में बढ़ते तनाव के जवाब में शुरू किया गया भारतीय नौसेना का ऑपरेशन संकल्प एक सफल प्रयास है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। दिल्ली वन संरक्षण समिति के प्रमुख के रूप में पूर्व न्यायाधीश नजमी वजीरी की नियुक्ति की गई। अब यहाँ पे देख सकते हैं, पूर्व न्यायाधीश नजमी वजीरी को दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा राष्ट्रीय राजधानी में जंगलों की सुरक्षा और सहयोग की कमी पर चिंताओं को संबोधित करने वाली एक समिति का प्रमुख नियुक्त किया गया है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी में जंगलों की सुरक्षा पर केंद्रित एक समिति का नेतृत्व करने के लिए पूर्व न्यायाधीश नजमी वजीरी को की नियुक्ति किया है। बिल्किस मीर पेरिस ओलंपिक जूरी में पहली भारतीय महिला। जम्मू कश्मीर की कैनोइस्ट बिल्किस मीर पेरिस में आगामी ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में ज्यूरी सदस्य के रूप में देश का प्रतिनिधित्व करने वाली भारत की पहली महिला के रूप में इतिहास रचने को तैयार हैं, ज्यूरी की सदस्य के रूप में। मिनेश शाह को एनसीडीएफआई के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड एनडीडीबी के प्रमुख मिनेश शाह को सर्वसम्मति से नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का चेयरमैन चुन लिया गया। एनसीडीएफआई ने अपने निदेशक मंडल में 8 निदेशकों को भी निर्विरोध चुना है। तो दोस्तों, वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तब तक के लिए धन्यवाद। अपने यूट्यूब चैनल पढ़ा जीएस क्लासेज में। तो आइए फ्रेंड्स, करंट अफेयर की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए पहला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग का उद्घाटन किस शहर में किया जाएगा? तो राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग का उद्घाटन देखते हैं। तो राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग का उद्घाटन 30 अप्रैल को रांची में किया जाएगा। इसका आयोजन 30 अप्रैल से 10 मई तक किया जाएगा। 30 अप्रैल से 10 मई तक राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग का आयोजन रांची में किया जाएगा। वहीं हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड, मध्य प्रदेश, बंगाल, मिजोरम, मणिपुर और उड़ीसा पुणे में सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप में 8 क्वार्टर फाइनलिस्ट लीग के पहले फेज में प्रतिस्पर्धा करेंगे। यह लीग देश में उभरते हुए खिलाड़ियों को अपने कौशल को निखारने का अवसर प्रदान करेगी। तो इस प्रकार से जो पहले का राइट आंसर होगा वह होगा रांची। रांची यहाँ पे राइट आंसर होगा। रांची झारखंड में है। कहाँ पे? झारखंड में। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय नौसेना हाफ मैराथन का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो भारतीय नौसेना हाफ मैराथन का आयोजन देख सकते हैं यहाँ पे। भारतीय नौसेना 6 अक्टूबर 2024 को दिल्ली में हाफ मैराथन दौड़ के आयोजन किए जाने की घोषणा की है। किसने की है? भारतीय नौसेना ने की है। कहाँ पे? दिल्ली में। तो यहाँ पे देख सकते हैं 6 अक्टूबर को इसका आयोजन किए जाने की घोषणा की गई है। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य नागरिक समाज के साथ नौसेना के संबंधों को मजबूत करना है और रक्षा में नौसेना की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जागरूकता फैलाना है। वहीं नौसेना प्रत्येक वर्ष मुंबई, विशाखापत्तनम और कोच्चि में इस तरह का आयोजन करती है। तो इस प्रकार से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नई दिल्ली। जो भारतीय नौसेना है यह हाफ मैराथन का आयोजन 6 अक्टूबर 2024 को दिल्ली में आयोजन करने की घोषणा की है। तो इसका राइट आंसर होगा नई दिल्ली। तो अगला प्रश्न चलते हैं। भारत के पहले प्राइवेट सब मीटर रिजोल्यूशन सर्विलांस सैटेलाइट का किसने लॉन्च किया है? तो यहाँ पे देख सकते हैं टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड ने किया है इसका आयोजन। तो आइए देखते हैं। टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड टीएसएल ने भारत के पहले निजी तौर पर निर्मित सब मीटर रिजोल्यूशन सर्विलांस सैटेलाइट टीएसटी-1A टीसैट-1A को लॉन्च किया। टीएसएल ने सैटेलाइट के साथ मिलकर 7 अप्रैल को स्पेस के फाल्कन 9 रॉकेट की मदद से कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से इसे लॉन्च किया है। इसका जो सही आंसर होगा टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा।
भारत ने विदेशी सिटवे बंदरगाह को संचालित करने का अधिकार हासिल किया है, यह किस देश में है? तो भारत ने विदेशी सिटवे बंदरगाह को संचालित करने का जो अधिकार है, यह कहाँ से? तो म्यांमार से इसको यहाँ पे देख सकते हैं जो अधिकार हासिल किया है, यह म्यांमार से है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट होगा। म्यांमार स्थित सिटवे बंदरगाह पोर्ट को अब भारत द्वारा संचालित किया जाएगा। ईरान के चाबहार पोर्ट के बाद यह दूसरा विदेशी पोर्ट है जिसका संचालन भारत करेगा। कालादान नदी पर स्थित इस पोर्ट के संचालन को संभालने के लिए इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल IPGL के एक प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। तो कालादान नदी कहाँ पे स्थित है? तो देखेंगे यहाँ पे कालादान नदी इस पोर्ट के संचालन को यहाँ पे म्यांमार में स्थित है। यहाँ पे देख सकते हैं म्यांमार में स्थित सिटवे बंदरगाह जो है अब भारत द्वारा संचालित किया जाएगा। ईरान के चाबहार पोर्ट के बाद यह दूसरा विदेशी पोर्ट होगा जिसका संचालन भारत करेगा। कालादान नदी पर स्थित इस पोर्ट मतलब सिटवे बंदरगाह जो है सिटवे पोर्ट यह कालादान नदी पर स्थित है म्यांमार में। तो इसके यहाँ से स्टैटिक जीके भी बन सकता है। आगे देखेंगे शक्ति संगीत और नृत्य का महोत्सव। शक्ति संगीत और नृत्य का महोत्सव का आयोजन किसके द्वारा किया जाएगा? संगीत नाटक अकादमी, वैश्विक संगीत संस्थान, स्वर्ण भूमि संगीत अकादमी, आईफा। संगीत नाटक अकादमी 9 से 17 अप्रैल तक देश के 7 अलग अलग शक्तिपीठों में शक्ति संगीत और नृत्य का जो नृत्य का महोत्सव है इसका आयोजन करेगा। तो कौन करेगा? संगीत नाटक अकादमी। ऑप्शन नंबर ए इज राइट होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं संगीत नाटक अकादमी 9 से 17 अप्रैल तक देश के 7 अलग अलग शक्तिपीठों में शक्ति संगीत और नृत्य का महोत्सव का आयोजन करेगा। शक्ति उत्सव का शुभारंभ गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर से शुरू हो रहा है। कहाँ से? गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर से शुरू हो रहा है। संगीत नाटक अकादमी प्रदर्शन कला की राष्ट्रीय अकादमी और संस्कृत मंत्रालय द्वारा और भारत सरकार की एक स्वायत्त संस्था है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में विप्रो ने किसे कंपनी का CEO और MD नियुक्त किया है? तो यहाँ पे देख सकते हैं विप्रो ने हाल ही में श्रीनिवास पल्लिया, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। विप्रो ने हाल ही में श्रीनिवास पल्लिया को कंपनी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO और प्रबंध निदेशक यानी कि MD नियुक्त किया है। उन्होंने थियरी डेला पोर्टे का स्थान लिया है। किसका स्थान लिया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, थियरी डेला पोर्टे का स्थान लिया है। श्रीनिवास पिल्लई ने भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु से पढ़े लिखे हैं और उन्होंने साल 1992 में विप्रो ज्वाइन किया था। आगे चलते हैं। IPEF द्वारा क्लीन एनर्जी इन्वेस्टर फोरम का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी IEPEF सिंगापुर में क्लीन एनर्जी इन्वेस्टर फोरम का आयोजन करेगा। कौन करेगा? तो यहाँ पे देख सकते हैं सिंगापुर में। ऑप्शन जो सही होगा सी राइट होगा। सिंगापुर में क्लीन एनर्जी इन्वेस्टर फोरम का आयोजन करेगा। IPEF को मई 2022 में लॉन्च किया गया था और वर्तमान में इसमें 14 भागीदार शामिल हैं। IEPEF क्लीन एनर्जी इन्वेस्टर फोरम IPEF के तहत एक पहल है। भारत में भी IPEF शामिल है। भारत भी IPEF में शामिल है, भारत भी। तो ठीक है, यहाँ से एक स्ट्रैटेजी के भी बन सकता है। IEPF में पूछ सकता है कि कौन सा देश शामिल है, तो उसमें देशों के नाम भी दे सकता है। तो इसमें भारत भी शामिल है, भारत का अक्सर पूछेगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा IPEF द्वारा क्लीन एनर्जी इन्वेस्टमेंट फोरम का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो यह सिंगापुर में किया जाएगा। इसका राइट आंसर होगा सिंगापुर और भारत इसमें शामिल है। शामिल है भारत IEPF में। तो आगे चलते हैं। बरौनी गुवाहाटी पाइपलाइन के लिए गेल ने जीता 15वां CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार। गेल ने उत्तर पूर्व भारत को राष्ट्रीय गैस ग्रिड से जोड़ने वाली बरौनी गुवाहाटी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन परियोजना के लिए 15वां CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार जीत लिया है। गेल इंडिया लिमिटेड को बरौनी गुवाहाटी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन परियोजना BGPL में उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्माण परियोजनाओं के लिए उपलब्धि पुरस्कार श्रेणी में प्रतिष्ठित 15वें CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह परियोजना जगदीशपुर हल्दिया और बोकारो धामरा पाइपलाइन परियोजना का एक अभिन्न अंग है जो पहली बार उत्तर पूर्व भारत को राष्ट्रीय गैस ग्रिड से जोड़कर एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। ओलंपिक चैंपियन वैलेरी एडम्स को अंतर्राष्ट्रीय इवेंट एम्बेसडर नामित किया गया। ओलंपिक चैंपियन वैलेरी एडम्स को अंतर्राष्ट्रीय इवेंट एम्बेसडर नामित किया गया। प्रतिष्ठित 60 फुटर और 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता वैलेरी एडम्स को टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज वर्ल्ड 10 के बेंगलुरु के 16वें संस्करण के लिए अंतर्राष्ट्रीय इवेंट एम्बेसडर नामित किया गया है। न्यूजीलैंड की 39 वर्षीय खिलाड़ी यकीनन अब तक की सबसे सफल महिला 60 फुट खिलाड़ी हैं। अपने 5 ओलंपिक प्रदर्शनों में उन्होंने 2 स्वर्ण पदक 2008 में और 2012 में, 1 रजत 2016 में और 1 कांस्य पदक 2020 में जीता है। एडम्स 4 बार विश्व चैंपियन, 4 बार विश्व इंडोर चैंपियन और 3 बार राष्ट्रमंडल खेल विजेता भी हैं। विशाखापत्तनम में नौसेना ट्रांसमिटिंग स्टेशन ने अपनी 55वीं वर्षगांठ मनाई है। हर साल 5 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय विवेक दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और अर्थव्यवस्था के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व बैंक समूह ने भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व डिप्टी गवर्नर राकेश मोहन को आर्थिक सलाहकार पैनल का सदस्य नियुक्त किया है। टाटा समूह की वैश्विक व्यापार और वितरण शाखा टाटा इंटरनेशनल ने राजीव सिंघल को अपने प्रबंध निदेशक MD के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है।
बिल्किस मीर पेरिस ओलंपिक जूरी में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला हैं। मनसुख मांडविया की 2025 तक यूरिया आयात समाप्त करने की योजना। 2025 तक मनसुख मांडविया की योजना है। पूर्व न्यायाधीश नजमी वजीरी दिल्ली वन संरक्षण समिति की प्रमुख होंगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, पूर्व न्यायाधीश नजमी वजीरी दिल्ली वन संरक्षण की समिति की प्रमुख होंगी। श्रीनिवास पिल्लई की विप्रो ने एक नई सीईओ के रूप में नियुक्ति की। आईटी दिग्गज विप्रो ने अपने सीईओ थियरी डेलापोर्टे के इस्तीफे की घोषणा की है। उनके स्थान पर कंपनी के निदेशक मंडल ने 7 अप्रैल 2024 से श्रीनिवास पिल्लई को नया मुख्य कार्यकारी यानी कि सीईओ और एमडी नियुक्त किया है। श्रीनिवास पिल्लई, यहाँ पे पिल्लई ऐसे लिखा जाएगा। आगे देखेंगे, पीटर पेलेग्रिन को स्लोवाकिया के राष्ट्रपति के रूप में जीत हुई है। पीटर पेलेग्रिनी की जीत स्लोवाकिया को प्रधानमंत्री फिको के रूसी समर्थक रुख के साथ और अधिक निकटता से जोड़ती है, जो पश्चिमी गठबंधनों से प्रस्थान का संकेत है। स्लोवाकिया के हालिया राष्ट्रपति चुनाव में पीटर पेलेग्रिनी विजयी हुए, जिससे प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको की सरकार का रूस समर्थक रुख मजबूत हुआ। भारत ने मालदीव के लिए आवश्यक वस्तुओं का निर्यात प्रतिबंध हटा दिया। भारत ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए मालदीव के लिए अंडे, आलू, प्याज, चावल, गेहूं का आटा, चीनी और दाल जैसी आवश्यक वस्तुओं पर निर्यात प्रतिबंध हटा दिया है। यह कदम पिछले साल नवंबर से दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण राजनयिक संबंधों के बावजूद उठाया गया। द्विपक्षीय व्यापार समझौते के तहत मालदीव को निर्यात के लिए आवश्यक वस्तुओं की निर्दिष्ट मात्रा की अनुमति दी गई। उन्हें किसी भी मौजूदा या भविष्य की निर्यात प्रतिबंध से छूट दी गई है। अनुमोदित मात्राएं 1981 में व्यवस्था की शुरुआत के बाद से सबसे अधिक है। भारतीय तटरक्षक बल ने तमिलनाडु के मंडपम में जलीय केंद्र का उद्घाटन किया। भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक राकेश पाल ने 6 अप्रैल 2024 को तमिलनाडु के रामेश्वरम के पास आईसीजीएस मंडपम में भारतीय तटरक्षक बल के जलीय केंद्र का उद्घाटन किया। महानिदेशक तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पुदुचेरी में भारतीय तटरक्षक बेस के 4 दिवसीय यात्रा पर हैं। तो दोस्त, पहला प्रश्न देखते हैं। एतुर नगरम वन्यजीव अभयारण्य जो हाल ही में समाचारों में देखा गया, यह किस राज्य में स्थित है? तो बात करते हैं एतुर नगरम वन्यजीव अभयारण्य की। यह इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना देखते हैं 1953 में, 1953 में इसकी स्थापना हुई थी। और यह किस राज्य में है? तो यह तेलंगाना राज्य में है। कहाँ पे है? तेलंगाना राज्य में है। और यह अगर देखें तो महाराष्ट्र, तेलंगाना के साथ साथ महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, उसके बाद तेलंगाना, तेलंगाना, इन तीनों राज्यों की सीमा पर स्थित है यह एतुर नगरम वन्यजीव अभयारण्य। यह तीनों राज्यों की सीमा पर स्थित है। इसकी स्थापना 1953 में की गई थी। अब बात करते हैं यह क्यों प्रसिद्ध है, इस समय ये समाचारों में क्यों देखा गया है। तो इसमें देखेंगे तड़वई क्षेत्र में तेलंगाना में ही जंगल की आग का सामना करना पड़ता है। इसे जंगल की आग का सामना करना पड़ता है एतुर नगरम वन्यजीव अभयारण्य को, इसलिए यह समाचारों में देखा गया है। तो यह कहाँ पे स्थित है? तेलंगाना में स्थित है। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की बॉर्डर पर स्थित है। इसकी स्थापना 1953 में हुई थी। आगे चलते हैं। कुआत्रो, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कुआत्रो सिएनगास क्षेत्र जो हाल ही में जल संकट के कारण खबरों में था, यह किस देश में स्थित है? तो कुआत्रो सिएनगोस क्षेत्र को देखते हैं तो यह मैक्सिको में स्थित है। कहाँ पे? यह मैक्सिको में स्थित है। मैक्सिको में स्थित है। अगर बात करते हैं तो इसको मार्च 2024 मार्च में कृषि गतिविधियों के कारण कृषि गतिविधियों के कारण मैक्सिको के मैक्सिको के रेगिस्तानी रेगिस्तानी नखलिस्तान रेगिस्तानी नखलिस्तान सीएन गॉस सीएन यहाँ पे देख सकते हैं सीएन गॉस क्षेत्र से पानी गायब हो रहा है। क्या हो रहा है? पानी जो है, पानी गायब हो रहा है। तो ये जो जल का संकट है, ये जो कृषि गतिविधियों के कारण जल का संकट है, मैक्सिको के रेगिस्तानी नखलिस्तान सिएनगोस क्षेत्र से पानी गायब हो रहा है। इसलिए जल संकट के कारण इस समय यह किसमें है? चर्चा में है। और ये किस देश में स्थित है? तो मैक्सिको में स्थित है यह क्वात्रो सिएनगोस क्षेत्र। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। तो इसमें है, हाल ही में भारत के चुनाव आयोग ने 85 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों और 40% विकलांग व्यक्तियों के लिए आसान मतदाता की सुविधा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो अगर बात करें 85 वर्ष से अधिक जो व्यक्ति हैं और 40% जो विकलांग व्यक्ति हैं, इनको मतदान के लिए इनको मतदान का काम आसान करने के लिए, आसानी से ये मतदान कर सके, इनके लिए सक्षम ऐप, चुनाव आयोग द्वारा सक्षम ऐप
किसके द्वारा? चुनाव आयोग द्वारा सक्षम ऐप लॉन्च किया गया है, चुनाव आयोग द्वारा। और इसका लक्ष्य क्या है? तो इसका लक्ष्य है नए उपायों के साथ, जो नए उपाय हैं सक्षम ऐप के द्वारा, इनके साथ मतदान में समावेशित सुनिश्चित करना कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें मतदान हो सके। और इसके थ्रू अगर देखा जाए सक्षम ऐप के थ्रू, तो जो 85 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाता हैं और विकलांग हैं, वो घर से मतदान कर सकते हैं। कहाँ से? सक्षम ऐप के द्वारा घर से मतदान कर सकते हैं, घर से मतदान कर सकते हैं। और अगर बात करें तो मतदाता केंद्र जो हैं वह स्वयं सेवक, व्हील चेयर और परिवहन भी प्रदान करेंगे। जो 85 वर्ष से अधिक के हैं और 40% विकलांग हैं, उन्हें चुनाव केंद्रों द्वारा, जहाँ पे चुनाव होगा उनके द्वारा स्वयं सेवक और व्हील चेयर के साथ साथ परिवहन भी प्रदान किया जाएगा। आगे देखते हैं। हाल ही में 148वीं अंतर संसदीय संघ की बैठक कहाँ आयोजित की गई? अब बात करते हैं अंतर संसदीय संघ की। इसको शॉर्ट फॉर्म में आईपीयू बोला जाता है, आईपीयू। अब आईपीयू की जो स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना 1889 ईस्वी में हुई थी। और बात करते हैं यह कैसा संगठन है? तो यह अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। और इसमें कुल कुल देशों की संख्या जो है, कुल देश 180 हैं, 180 देश इसमें शामिल हैं। अब बात करते हैं कि इसकी जो है 148वीं जो अंतर संसदीय इसकी जो सभा आयोजित की गई थी, बैठक इसकी आयोजित की गई 148वीं, वो कहाँ पे की गई है? तो वो जिनेवा में की गई है, जिनेवा में, स्विट्जरलैंड में। कहाँ पे? स्विट्जरलैंड में, जिनेवा में इसकी बैठक की गई है। और कब से की गई है? तो 23 से 27 मार्च के बीच, 23 से 27 मार्च 2024 तक आयोजित की गई है। जिनेवा में 148वीं बैठक थी और इसका स्थापना 1889 ईस्वी में हुआ। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और कुल इसमें 180 देश हैं। तो बात करते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही में म्यांमार में भारतीय राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो अब बात करते हैं म्यांमार में भारतीय राजदूत के रूप में, कहाँ पे? म्यांमार में। तो म्यांमार में देखेंगे, इसके पहले जो थे, चलिए अभी देखते हैं जिन्हें सेलेक्ट किया गया है। तो जो म्यांमार में जिन्हें सेलेक्ट किया गया है वो है अभय ठाकुर, 1992 बैच के आईएफएस अधिकारी हैं, आईएफएस अधिकारी, जिनका नाम है अभय ठाकुर, अभय ठाकुर। इन्हें म्यांमार में हाल ही में म्यांमार का अगला राजदूत इन्हें नियुक्त किया गया है। अब बात करते हैं जो इसके पहले म्यांमार में कौन थे। इसके पहले जो थे, पहले इसमें राजदूत जो थे वो कौन थे? विनय कुमार। पहले कौन थे? विनय कुमार। अब विनय कुमार को कहाँ का नियुक्त किया गया है राजदूत? अब इन्हें रूस का नियुक्त किया गया है, रूस में नियुक्त किया गया है प्रेजेंट टाइम में। ठीक है, तो इससे ये होगा कि अब यहाँ पे पूछा जा सकता है कि अभय ठाकुर ने किसका स्थान लिया है? तो विनय कुमार का स्थान लिया है अभय ठाकुर ने। ठीक है, आगे चलते हैं। और इसकी घोषणा कब की गई थी? तो 26 मार्च को विदेश मंत्रालय ने किया कि अभय ठाकुर जो है, ये विदेश मंत्रालय ने इसकी घोषणा की। कब की थी? तो 26 मार्च को इसकी घोषणा की कि अभय ठाकुर जो है वो म्यांमार के भारतीय राजदूत नियुक्त किए जाते हैं। तो आगे चलते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में एवरेडी इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड ने अपने नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो आइए देखते हैं। एवरेडी इंडस्ट्रीज इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड, इन्होंने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नीरज चोपड़ा को, किसे? नीरज चोपड़ा को नियुक्त किया है। ठीक है, अब नीरज चोपड़ा के बारे में बात करते हैं। तो यह हाल ही में जो प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो भाला फेंक के रूप में, भाला फेंकने में ये विश्व में नंबर वन खिलाड़ी हैं। और ये मौजूदा ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता हैं। इसलिए इन्हें एवरेडी ने इंडस्ट्री इंडिया लिमिटेड का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, नीरज चोपड़ा को। आगे देखते हैं। हाल ही में किसे यूपीएससी में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यूपीएससी में देखिए निदेशक के रूप में, तो यूपीएससी की देखते हैं। यूपीएससी नया निदेशक के रूप में इनको किसको नियुक्त किया गया है? तो देख सकते हैं हंसा मिश्रा को यूपीएससी ने दिल्ली में, कहाँ पे? दिल्ली में निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। और किसकी सिफारिश पर? सीएजी, जो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इनकी सिफारिश पर, सीएजी की सिफारिश पर इनकी नियुक्ति की गई है। यूपीएससी ने दिल्ली में इनको निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। हंसा मिश्रा
ये 2010 बैच की भारतीय लेखा परीक्षक अधिकारी हैं, लेखा परीक्षा अधिकारी हैं हंसा मिश्रा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में 2024 का एबल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो 2024 का अगर देखें एबल पुरस्कार, 2024 का एबल पुरस्कार, ये गणित का नोबेल पुरस्कार भी इसे कहा जाता है। एबल पुरस्कार, इसे गणित का नोबेल पुरस्कार, ठीक है। ये किसे हाल ही में प्रदान किया गया? पुरस्कार ये किसे प्रदान किया गया देखते हैं। मिशेल टैलाग्रैंड को प्रदान किया गया, टैलाग्रैंड को। किसके द्वारा? तो ये नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स के द्वारा सम्मानित किया गया और ये गणित के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार माना जाता है। 2024 का एबल पुरस्कार मिशेल टैलाग्रैंड को दिया गया। यह नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स के द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया। टैलाग्रैंड, अब ये कहाँ के हैं? तो यह देखेंगे पेरिस में स्थित फ्रेंच नेशनल सेंटर फॉर साइंटिफिक रिसर्च बोलते हैं, CNRS के क्या है? मैथमेटिशियन है, ठीक है, के गणितज्ञ हैं ये, और यह पेरिस में, ये रिसर्च सेंटर कहाँ पे है? पेरिस से फ्रांस में है, ठीक है। इन्हें ये 2024 का एबल पुरस्कार प्रदान किया गया। अब बात करते हैं एबल पुरस्कार की। तो जो एबल पुरस्कार है, देखेंगे एबल पुरस्कार इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो एबल पुरस्कार की शुरुआत नॉर्वे की सरकार ने प्रसिद्ध गणितज्ञ कौन थे? नील्स हेरनिक, इनके सम्मान में, नील्स हेरनिक के सम्मान में 2001 इस सम्मान का पुरस्कार 2001 से शुरू हुआ था, 2001 से शुरू किया गया था। किसके सम्मान में? नील्स हेरनिक के सम्मान में। नॉर्वे की सरकार ने, जो प्रसिद्ध गणितज्ञ थे नील्स हेरनिक, इनके सम्मान में 2001 में इसकी शुरुआत की थी। तो आगे चलते हैं फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ पे वन लाइनर पे हम लोग पहुंच गए। तो यहाँ पे देखते हैं, चौथे संघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया था। विश्व वानिकी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 21 मार्च। भारतीय मूल के लियो वराडकर किस देश के प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया? तो आयरलैंड के प्रधानमंत्री थे। इंडियन स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? नवीन जिंदल ने। हाल ही में प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान 2023 के लिए किसे नामित किया गया है? प्रभा वर्मा को। और क्यूबा में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? क्यूबा में अगर देखा जाए तो यहाँ पे देख सकते हैं टी आर्मस्ट्रांग जॉनसन को। हाल ही में पश्चिम बंगाल के नए पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है संजय मुखर्जी को। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने कृषि क्षेत्र में नई तकनीक के लिए किसके साथ समझौता किया है? धानुका एग्रीटेड लिमिटेड को। विश्व वानिकी दिवस 2024 का थीम क्या है? वन और नवाचार, बेहतर दुनिया के लिए एक नए समाधान। वन और नवाचार और बेहतर दुनिया के लिए नए समाधान, ये यहाँ से यहाँ तक देख लेंगे। वन और नवाचार, बेहतर दुनिया के लिए समाधान, विश्व वानिकी दिवस 2024 का थीम है ये। IPL 2024 से पहले चेन्नई सुपर किंग्स का नया कप्तान किसे चुना गया? ऋतुराज गायकवाड़ को। अब आगे आते हैं फ्रेंड्स 2011 की जनगणना, जो पीछे हमने डिस्कस किया था पिछली क्लास में, और वहाँ से आगे फिर आज देखते हैं। तो यहाँ से देखेंगे जो 2011 की जनगणना है, इसके अनुसार अगर देखा जाए तो भारत की कुल जनसंख्या अगर देखा जाए तो विश्व की कुल जनसंख्या का कितना परसेंट है? विश्व की कुल जनसंख्या का तो 17.5%, विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% है। अब बात करते हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा बस बात किया जाएगा। जनसंख्या घनत्व जो पहले कितना था, अब कितना, 2011 के अनुसार कितना है? तो जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 325 प्रति व्यक्ति वर्ग से बढ़कर प्रति 325 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से बढ़कर कितना हो गया है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो गया है। तो पूछा जा सकता है कितने से बढ़कर के 382 हो गया है? तो 325 से बढ़कर के कितना हो गया है? 382। अब अगला देखते हैं लिंगानुपात, बात करते हैं लिंगानुपात की।
तो पहले कितना था लिंगानुपात? तो पहले जो था आपका 933, 933 से बढ़कर कितना हो गया है? 943, 943 हो गया है। अब बात करते हैं शिशु लिंगानुपात की। शिशु लिंगानुपात की, तो यह कितना हो गया है? तो देखेंगे जो शिशु लिंगानुपात है इसको हम गणना करते हैं 0 से 6 वर्ष के अंदर तक। 0 से 6 वर्ष तक इसकी गणना होती है और यह 927 से घटकर 918 हो गया है। 927 से 918 हो गया है, ये इसमें घटा है। क्या हुआ है? घटा है। अब बात करते हैं जनसंख्या में साक्षर लोगों की। तो इसमें साक्षर लोगों की जो संख्या है, साक्षर साक्षर की संख्या इसमें कितना से बढ़कर 64.84% से ये बढ़कर कितना हो गया है? बढ़कर 73% हो गया है। कितना हो गया है? 73% साक्षरता हो गई है 64.84% से बढ़कर। और अगर पुरुष साक्षरता की बात करें, ये टोटल साक्षरता थी। अगर अब अलग अलग बात करें पुरुष साक्षरता की बात करें तो यह 75.26% से बढ़कर 75.26% से बढ़कर कितना हो गया है? तो 80.9% हो गया है। कितना हो गया है? 80.9% हो गया पुरुष साक्षरता। अब अगर महिला साक्षरता की बात करें, महिला साक्षरता की, तो इनका जो है 53.67 से बढ़कर कितना हो गया है? 64.6% बढ़कर के हो गया है 53.67 से। तो अब बात करते हैं ग्रामीण क्षेत्र में जो न्यूनतम साक्षरता की, छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे चलते हैं। अब हम लोग यहाँ से देखते हैं कि जो देश में अब तक कुल साक्षर घोषित किए गए एकमात्र राज्य केरल, देश में देखा जाए तो अब तक पूर्ण साक्षर राज्य केरल है। एकमात्र राज्य है केरल, एकमात्र राज्य। ठीक है, आगे देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार अगर देखा जाए तो देश में अनुसूचित अनुसूचित जाति एससी एससी के कुल व्यक्तियों की संख्या अगर देखा जाए, एससी कुल कितने हैं? तो 20.14 करोड़ 2011 के अनुसार देखा जाए तो एससी की जो जनसंख्या देश में 20.14 करोड़ है। यानी कि अगर देश में देखा जाए देश की कुल जनसंख्या का 16.6% है। देश की कुल जनसंख्या का 16.6% है। अगर 2001 में देखा जाए, 2001 में इनकी जनसंख्या जो थी वो 16.2% थी, 16.2%, और 2011 में 16.6% हो गई है बढ़कर। आगे देखेंगे 2011 में अगर देखा जाए तो अनुसूचित जातियों में जो लिंगानुपात था, अनुसूचित जातियों में लिंगानुपात लिंगानुपात जो लिंगानुपात है वह 945 है। अनुसूचित जातियों में लिंगानुपात जो है 945। अगर बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार देश में अनुसूचित जनजातियों यानी कि व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है? जनजातियों में देखा जाए तो कुल संख्या जो है वो 10.43 करोड़ है, 10.43 करोड़ है, जो कि देश की जनसंख्या का कितना परसेंट है? तो 8.6%, 8.6% है। और यह 2001 में कितनी थी? तो 2001 में 8.2% थी, 2001 में 8.2% थी। और इनका लिंगानुपात 990 है। इनका लिंगानुपात देखा जाए 2011 की जनगणना के अनुसार तो 990 है। अगर बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो अगर जनगणना 2011 के अनुसार देखा जाए तो देश की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या जो है, नगरीय जनसंख्या, तो नगरीय जनसंख्या जो है वो 31.2% है। जबकि ग्रामीण जनसंख्या की बात करें तो 68.8%, 68.8%। एग्जैक्ट वैल्यू याद रखेंगे क्योंकि अब लगभग में नहीं पूछता, एग्जैक्ट में ही पूछता है। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल, फिर मिलेंगे 7 बजे। तब तक के लिए धन्यवाद।